हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे यस्टरडे वी आई टुक योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एफएम. टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ एफएम. टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ एफएम. और yesterday what we discussed about the chapter number 1. We discussed about chapter number 1 and that was part 1. Today we are discussing the same chapter, but this is the part 2 of chapter number 1 and we will try to complete this chapter in part 2 only. This chapter is not very much lengthy, it is very much short and it's very much simple also. I am just going to read all the topics and I will explain you everything so that it becomes more comprehensive and becomes easy for you all. Now we are starting with the maximizing and satisficing. What is maximizing and what is satisficing? As the word suggests, maximizing means which we are increasing anything. It means what, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिटर्न्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे रिस्क को भी तो बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. एक आपने एक फ्रेज़ भी सुना होगा जब आप लोग क्लास 11-12 में रहे होंगे, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट. उसके अलावा अगर यहाँ पे रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मैनेजमेंट का वर्कलोड भी बढ़ेगा. तो यहाँ पे हम हर चीज़ को मैक्सिमाइजेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं. सेटिस्फाइसिंग क्या होता है? सेटिस्फाइसिंग का वर्ड सेटिस्फैक्शन से मिला है, सेटिस्फाई से बना हुआ है ये वर्ड. यहाँ पे ये बात कही गई है कि वी आर ट्राइंग टू हैव एडिक्वेट आउटकम, कि हाँ रीजनेबल आउटकम, कि जितना हमारा काम है उतना हो सके. होल्डिंग रिटर्न्स एट अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि रिटर्न्स हमारे सेटिस्फैक्ट्री लेवल के रहें. और हम लोग रिस्की वेंचर्स मीन्स व्हाट, वी आर ट्राइंग टू इनिशिएट समथिंग न्यू. तो हम लोग यहाँ पे जो भी रिस्की वेंचर्स हैं हम उसको इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे. जो भी रीजनेबल रिस्क हैं उन्हीं को हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग वर्कलोड को बहुत बढ़ाने की बात नहीं करेंगे. इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे बहुत अच्छी बात ये लिखी हुई है कि विद इन अ कंपनी. अब कंपनी के अंदर क्या होता है ज़रा समझने की कोशिश करिएगा. कंपनी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. एक ग्रुप होता है शेयर होल्डर का. आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस और स्टेक होल्डर्स. शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, फिर इसके बाद कस्टमर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है. तो यहाँ क्या लिखा है? विद इन अ कंपनी मैनेजमेंट माइट सीक टू मैक्सिमाइज अ रिटर्न टू द सम ग्रुप्स. कंपनी ऐसा कर सकती है कि हाँ कुछ ग्रुप्स का बेनिफिट के बारे में सोचे और कुछ ग्रुप्स के बारे में वो सोच ही ना रही हो, ऐसा पॉसिबल है. इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये बात लिखी है, विद इन अ कंपनी मैनेजमेंट माइट सीक टू मैक्सिमाइज रिटर्न टू द सम ग्रुप्स और शेयर होल्डर एंड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर ग्रुप्स, दैट इज एम्प्लॉय. फिर क्या लिखी है बात, देख रहे हैं आप यहाँ पे एक का वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे को सिर्फ सेटिस्फाई कर रहे हैं. दैट इज द क्रूशियल पॉइंट विच इज बीइंग डिस्कस इन दिस पैराग्राफ. The discussion about objectives is really about which groups return, कौन से ग्रुप का रिटर्न मैनेजमेंट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज. तो डिस्कशन जो हमारा यहाँ पे टोटल था वो यही था कि हम लोग ये देखना होता है कि मैनेजमेंट किसके कौन से ग्रुप के बारे में किस ग्रुप का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करने की कोशिश कर रही है, बेनिफिट मैक्सिमम करने की कोशिश कर रही है. अब यहाँ पे बात आती है स्टेक होल्डर्स के बारे में. स्टेक होल्डर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड कन्फ्लिक्ट्स. अब कंपनी के कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स की मीनिंग समझ लेते हैं. स्टेक की अगर आप गूगल करेंगे मीनिंग तो आपको क्या निकल के आएगा, स्टेक मतलब होता है रिस्क. और अगर हम कहें कि रिस्क को दूसरे सेंस में कहें, किसका किसका इंटरेस्ट है कंपनी में, या कौन कौन रिस्क बेयरर्स है कंपनी में. तो कंपनी की ध्यान दीजिएगा, कौन किसका किसका इंटरेस्ट है या कौन कौन रिस्क बेयर करता है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं. कंपनी से जुड़ा हुआ जो भी है, कंपनी से जुड़ा हुआ जो भी है वो क्या है, वो कंपनी का क्या कहलाएगा, वो कंपनी का स्टेक होल्डर कहलाएगा. कस्टमर्स जुड़े हुए होते हैं कंपनी से, शेयर होल्डर्स भी जुड़े हुए होते हैं कंपनी से, एम्प्लॉय जुड़े होते हैं कंपनी से, वर्कर्स जुड़े होते हैं, डायरेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, गवर्नमेंट जुड़ी हुई होती है, बैंक जुड़े हुए होते हैं, क्रेडिटर्स जुड़े हुए होते हैं, डेटर्स जुड़े हुए होते हैं, सप्लायर्स जुड़े हुए होते हैं. इवन अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पे जो चिड़िया होती है, क्या चिड़िया भी स्टेक होल्डर है, क्या चिड़िया स्टेक होल्डर है?
तो आंसर इज़ यस, चिड़िया भी एक स्टेक होल्डर है किसी कंपनी की। सोचिए अगर कंपनी कुछ केमिकल निकालती है जिसकी केमिकल की वजह से चिड़िया की मौत हो जाती है, तो चिड़िया क्या है, बर्ड इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फेसिंग द, ही मे ऑल्सो हैव सम रिस्क बिकॉज ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज़। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जिसको थोड़ा सा भी रिस्क है कंपनी की एक्टिविटी से, जो भी अफेक्ट हो सकता है कंपनी के कामों से, उन सभी को हम क्या कहते हैं, उन सभी को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। लेकिन सर हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि किताब में कभी चिड़िया के बारे में कुछ लिखा हो। भाई आपने एक वर्ड कम्युनिटी देखा होगा, एक वर्ड आपने इन्वायरमेंट देखा होगा, मैंने उसी में यहाँ पे चिड़िया को भी डाला हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पौधे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ देम वी हैव टू स्पीक एज ए कम्युनिटी, उनके बिहाफ पे कंपनी से बात करती है। आइए, स्टेक होल्डर आप समझिए, स्टेक होल्डर सब लोग होते हैं जो भी कंपनी के कामों से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अ स्टेक होल्डर ग्रुप इज़ वन विथ अ वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसका भी इंटरेस्ट हो कंपनी के अंदर। टिपिकल स्टेक होल्डर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वुड इंक्लूड, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है लोगों को, इंटरनल, कनेक्टेड, एक और एक्सटर्नल आ जाएगा। कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के अंदर के स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ये क्या है, कंपनी के अंदर हैं। कनेक्टेड कौन कौन है भाई, जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स मैंने कहा, सप्लायर्स कहा, बैंक हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी क्या हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर हैं। एक्सटर्नल में कौन कौन है, एक्सटर्नल में यहाँ पे गवर्नमेंट है, देखो कम्युनिटी आ गई, कम्युनिटी के अंदर सब कुछ आ गया। प्रेशर ग्रुप जो दूसरी कंपनियाँ हैं, रेगुलेटर्स जो सेबी हो गया, या वहाँ पे जो SEC हो गया, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन हो गया US में, UK में। मेनी आर्ग्यू दैट मैनेजर्स शुड बैलेंस द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियस ही बात है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि वो इन सभी के बीच में क्या रखे, वो इन सभी के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखे कि सभी का भला हो सके। अब आती है बात, भैया कन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है ना, conflict between and within the group of stakeholders and the need for management to balance the various interests is a key issue। और बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता है इन सभी लोगों के लिए एक बैलेंस मेंटेन करना। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ जो बड़े बड़े क्या होते हैं, थ्योरी देने वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों के यहाँ पे व्यूज़ दिए गए हैं। We have already stated that the primary objective of a company is to maximize the wealth of shareholders। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है तो उनको रिटर्न आना चाहिए। हाउ वो, अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात, जैसे टाटा की हम बात, टाटा का ऐसा बोलते हैं 64% पैसा वो लोग करीब करीब बोलते हैं कि, अब आई हैव नॉट वेरीफाइड दिस डेटा, बट ऐसा कहा जाता है कि वो लोग डोनेट करते हैं। तो वो क्या है, वो सब वो लोग सोसाइटी के लिए भी, स्टेक होल्डर, दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए भी बहुत काम करते हैं। However, modern organizations vary in type and the talk of pursuing single objective is perhaps little simplistic। मतलब अगर आप सिर्फ आप एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हो तो क्या ये बहुत ही, मतलब बहुत ही प्लेन लेमैन वाली बात हो जाएगी और आपको अब बहुत ही ब्रॉड सोचना होगा। Many argue that business must adopt the stakeholders view। अब लोगों को स्टेक होल्डर्स का भी व्यू, मतलब कंपनी को लेना होगा, which involves balancing the कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो भी उनके क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब उनके जो भी इच्छाएं हो रही हैं, उनको हमें पूरा करना होगा। एंड टेकिंग अकाउंट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट वी कैन कॉल इट एज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ वैसा ही वर्ड यहाँ पे सिमिलर से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये क्योंकि यूके की किताब है, इंडिया में हम लोग CSR बोल देते हैं, वहाँ पे उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की हुई है। अब यहाँ प्रोफेसर हैं, एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर, उनका नाम है प्रोफेसर चार्ल्स। वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर वो भी, ये देखो यहाँ CSR की एडवोकेसी करते हैं, मतलब उनका पक्ष लेते हैं। प्रोफेसर चार्ल्स हैंडी इज़ अ प्रोमिनेंट एडवोकेट ऑफ दिस। एडवोकेट यहाँ वकील नहीं है, एडवोकेट मतलब यहाँ पे वो पक्ष ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं मतलब उनके फेवर में बोल रहे हैं, इसलिए वो एडवोकेट हो गए यहाँ पे, एडवोकेटिंग दैट वन। is a prominent advocate of this view, arguing that maximization of shareholders wealth while important cannot be single overall objective। वैसे सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन का। एंड अकाउंट मस्ट बी टेकन ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको सबको ध्यान देना होगा। अब आज की डेट में क्या हो गया, आज की डेट में हम लोग ये देखते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा लोगों का भला करती है उसके लोग प्रोडक्ट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड द फैक्ट दैट सम मल्टीनेशनल कंपनीज हैव रेवेन्यू इन द एक्सेस ऑफ इनकम। बहुत सी कंपनियां ऐसी हो गई जिनके रेवेन्यू ज़्यादा हैं ऑफ स्मॉल कंट्रीज़ के पूरे अर्निंग से। पुट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी शार्पली इनटू फोकस। टिपिकल स्टेक होल्डर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन माइट इंक्लूड द फॉलोइंग। एक स्टेक होल्डर्स
कौन कौन हो सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। पहला क्या दिया, इक्विटी इन्वेस्टर, जो हमने ऊपर देख लिया था। अब फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, यहाँ पे कुछ खास बातें कही गई हैं। वैसे ये जो बातें यहाँ कही गई हैं, ये बातें हम लोग चैप्टर नंबर 17 में जाके रिपीट करेंगे, मैं फिर भी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। जो इक्विटी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी क्या है, एक स्टेक होल्डर हैं। तो आइए उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं ज़रा देख लेते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर्स, दैट इज़ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विद इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम। द इक्विटी इन्वेस्टर प्रोवाइड द रिस्क फाइनेंस। अब ये रिस्क फाइनेंस क्या है, कल भी हमने बात की थी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जब ये लोग किसी कंपनी को पैसा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ क्या होता है, मैंने कहा था कि जब ये लोग पैसा लगाते हैं तो अगर कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाती है तो इनके पैसे डूब गए और इनको एक भी रुपया रिटर्न में नहीं मिलेगा। ध्यान देना, एक भी रुपया नहीं मिलेगा इनको। यहाँ डॉलर पाउंड की बात होगी, लेकिन मैं यहाँ रुपये कह रहा हूँ, एक भी रुपया इनको नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क किसको रहता है, सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। और मैंने कल ये भी बात की हुई थी जब मैंने हाइपोथिकेशन प्लेज के बारे में, हल्का ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मेरा हाइपोथिकेशन को लेके मैंने थोड़ा सा एक बार गलत बताया था, फिर मैंने इसको एडिट नहीं कर पाया मैं। तो 12:12:05 से लेकर के 14 मिनट 5 सेकंड तक थोड़ा सा वहाँ पे उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, वो वीडियो थोड़ा सा कटिंग था। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आती है बात यहाँ पे कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। ऑब्वियस ही बात है भाई, ये लोग इतना रिस्क ले रहे हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको मैक्सिमम रिटर्न कंपनी दे। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फंड्स द कंपनी हैज़ टू कम्पीट विथ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब ध्यान देना, अब आज मेरे पास दो प्रकार की कंपनियां हैं। एक है, मान लेते हैं एनटीपीसी, भेल, ये सब कंपनियां हैं कैटेगरी में। एक होती हैं भाई हमारी रिलायंस कंपनी, टाटा, बिरला, ये सब इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक 50% से ज़्यादा है, मतलब ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, हम इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, और ये पब्लिक कंपनीज़ हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे डिस्कस भी करूंगा कि पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर कंपनी सब कैसे कैसे होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये हो गई पब्लिक कंपनी, और ये क्या है, ये पीएसयूज़ हैं। अब जहाँ गवर्नमेंट कंपनी है वो ऑब्वियस सी बात है उसके डूबने के चांस क्या हैं, ना के बराबर हैं, जीरो हैं, वो डूब नहीं सकती क्योंकि सरकार उसको बेल आउट पैकेजेस दे देगी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो क्या हो सकती हैं, वो डूब सकती हैं। भैया अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगी। तो अगर मैं एज ए इन्वेस्टर मैं किसी पीएसयू में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रिस्क कितना है, मुझे रिस्क ज़ीरो है। इसलिए साहब जब भी कोई जब भी कभी रिस्क फ्री की बात, रिस्क फ्री की बात करते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात कर, समझ जाइए यहाँ किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। अगर हम गवर्नमेंट के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, रिस्क फ्री है। लेकिन अगर हम रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो रिस्क बेयरिंग है। चलिए अब हम और गहराई में चलते हैं थोड़ा सा। कंपनी के ऊपर एक दबाव होता है, कंपनी के ऊपर क्या दबाव होता है ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। कौन सी कंपनी, रिलायंस, बिरला, टाटा, इन सब के ऊपर क्या दबाव होता है। सोचिए अगर एक शेयर होल्डर के पास ये अपॉर्चुनिटी मिले कि रिलायंस वाले हर साल जो 100 रुपये हम लगा रहे हैं उस 100 रुपये पे ये लोग हमें 5 रुपये डिविडेंड देंगे, और अगर आपको पता चल जाए कि ये जो एनटीपीसी, भेल, ओएनजीसी ये सब कंपनियां हैं ये आपको 6 रुपये दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप एनटीपीसी, भेल में लगा देंगे क्योंकि आप रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं और ये रिस्क फ्री भी हैं। अगर ये दोनों 5-5 दें तो भी आप भेल में लगाएंगे। इवन मैं तो कहता हूँ कि 4.5 रुपये भी मिलेगा ना आपको तो भी आप एनटीपीसी, भेल में लगाओगे, क्योंकि क्या सोचोगे आप कि यार 50 पैसे की तो बात है, छोड़ो ना यार, हम लोग रिस्क फ्री वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ की कोई रिस्क नहीं और हमारे पैसे के डूबने के चांस क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऑल दीज कंपनीज हु आर नॉट PSUs, they are having an pressure on their self that they have to give the return even 10 to 20% more than the PSUs। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने कही हुई है। आइए देखते हैं क्या बात की, देखिएगा। यहाँ इन्होंने बात कही है, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फंड। अब सोचिए हमारे जैसे लोग इन ऐसी कंपनियों में, रिलायंस, टाटा, बिरला में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब ये लोग हमें PSUs जहाँ पे रिस्क फ्री है, इन्वेस्टमेंट है, उसके मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देंगे।
लिखिए बात, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फंड द कंपनी हैज़ टू कम्पीट विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना. द अट्रैक्शन इज द अक्रूवल ऑफ एनी सरप्लस अर्न्ड बाय द बिजनेस टू द इक्विटी इन्वेस्टर. और अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स को कुछ सरप्लस मिलेगा तभी वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. इन इफेक्ट दिस इज़ द रिस्क प्रीमियम. क्या होता है इसको, अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ. ये फॉर्मूला आपको फिर मैं कह रहा हूँ 17-18 चैप्टर में आपको काम आएगा. मैं अभी हल्का सा एक बस लिख देता हूँ. ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का. हल्का सा ना अपनी कॉपी, मैंने पहले भी कहा था, एक कॉपी मेंटेन करिएगा और बस उसमें जैसे जैसे मैं चैप्टर का वाइज लिखवा रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा. ठीक है. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल फॉर्मूला क्या है, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF. बात समझ में आ रही है. सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है. तो यही फॉर्मूला हम लोग आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कैसे कैसे क्या है. ये RF है, मतलब ये रिस्क फ्री वाले सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है. RM क्या है, जो हमको रिटर्न मिल रहा है रिलायंस, टाटा, बिरला ऐसी कंपनियों के जो नॉन PSUs हैं. बीटा होता है रिस्क फैक्टर. तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे. बस हिंट जान लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ है सिलेबस में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ. आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि डिटेल में नहीं जाना है तो यू कैन स्किप द वीडियोज़ और थोड़ा सा आप आगे आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन मैं डिटेल में ही जाऊँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ आपको पता रहे. बिकॉज एग्ज़ाम में आपको बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं. जब हर एक चीज़ पता रहेगी ना तो आप वहाँ कुछ भी लिख डालेंगे. आपको पेपर, लास्ट के पेपर उठा के देख लीजिए, कुछ भी पूछ देते हैं. आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए FM से जुड़ी हुई. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब द अट्रैक्शन इज़ द अक्रूवल ऑफ एनी सरप्लस अर्न्ड बाय द. अब अट्रैक्शन क्या है, जब इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न मिलेगा. इन इफेक्ट दिस इज द रिस्क प्रीमियम, द रिवॉर्ड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स फॉर टेकिंग ऑन द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी rather than the safer investment, which is essential for the allocation of resource to relatively risky investments such as company shares. तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे रिस्क तो है. चलिए आगे की बात करते हैं. अब कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, ये भी क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं. Such senior employees are in an ideal position to follow their own aims at the expense of other stakeholders. जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं, इनके पास कंपनी के पूरे पैसे इनके पास रहते हैं. अब ये जो मर्जी वो करें, क्यों, अब जो मर्जी वो चाहे करें क्योंकि भैया इनके पास पैसे हैं. तो ये क्या करते हैं, कितनी बार अपने मज़े के लिए या अपने बेनिफिट के लिए दूसरे स्टेक होल्डर्स का, मैंने स्टेक होल्डर्स की लिस्ट गिनाई दी, दूसरे स्टेक होल्डर्स का लॉस कर डालते हैं. दिस गोल विल बी बोथ. और इनके गोल कैसे हो सकते हैं, इनके गोल लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. डिफेंडिंग अगेंस्ट टेक ओवर वो बाढ़ में जाए, सेल्स मैक्सिमाइजेशन कुछ भी नहीं. एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मार्जिन लीडिंग टू द इंक्रीजिंग बोनसेस. तो ये प्रॉफिट मार्जिन खूब दिखा देंगे ताकि इनके बोनस क्या हो जाएं, बढ़ जाएं. अब प्रॉफिट मार्जिन खूब दिखा देंगे तो भैया इनको खूब बोनस मिल जाएगा और भैया इनका बल्ले बल्ले हो जाएगी. तो ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ये भी स्टेक होल्डर हैं. आगे और कौन स्टेक होल्डर भाई, आगे कंपनी के एम्प्लॉय है ना, वो भी स्टेक होल्डर हैं. आइए देख लेते हैं. ऑब्वियसली मेनी ट्रेड यूनियन. अब ट्रेड यूनियन वाले क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन वाले कहते हैं भैया हमारे जो एम्प्लॉय है ना, इनको खूब पैसा बांटो, आप इनको खूब सैलरी दो. ऑब्वियसली मेनी ट्रेड यूनियंस वुड लाइक टू सी देयर मेंबर्स एज देयर रेसिडुअल बेनिफिशरीज ऑफ एनी सरप्लस कंपनी क्रिएट्स. वो क्या चाहते हैं यूनियन वाले कि जो भी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा, रेसिडुअल क्या होता है ध्यान सुनिएगा. आपने अगर कभी चूल्हे पे खाना बनाया हो, चूल्हे पे खाना बनाओगे ना कभी, तो मम्मी लोग, अगर आप बचपन में कभी रहे हो या कभी देखा हो, तो जब खाना बनाते हैं लकड़ी से या गोबर से, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं कंडे बोलते हैं, या हम लोग उसको ऊपरी बोलते हैं हमारी भाषा में. तो अगर आप उसको कंडे बनाएंगे तो क्या निकल, लास्ट में राख बचती है ना, राख को क्या कहता है, राख को रेसिड्यू कहा जाता है. तो बचे हुए जो रेसिडुअल बेनिफिशरीज है ना, तो वो कहते हैं कि भैया कि हमारे जो भी पैसे यहाँ बच रहे सब हमको किसको दे दो, हमारे एम्प्लॉय को दे दो. क्या लिखा गया है कि ऑब्वियसली मेनी ट्रेड यूनियन वुड लाइक टू सी देयर मेंबर्स एज द रेसिडुअल बेनिफिशरीज ऑफ एनी सरप्लस कंपनी क्रिएट. जो भी कंपनी सरप्लस क्रिएट कर रही है, पूरा का पूरा पैसा हमें किसको दे दो, हमारे एम्प्लॉयज़ को दे दो. कौन कहता है, यूनियन वाले कहते हैं. सर्टनली देयर इज़ नो मेजरमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, इसके प्रॉब्लम भी नहीं है, मेजर हम कर सकते हैं कितना रुपये बांटा है. वेजेस और सैलरीज एंड बोनसेस, हाउएवर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न टू एम्प्लॉय डज अज्यूम दैट रिस्क फाइनेंस कैन बी रेज्ड पुअरली ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग. एग्जाम्पल,
दैट इज़ प्रोवाइडिंग नो मोर देन एन एडिक्वेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट हुआ और हमने छोटा मोटा पैसा शेयर होल्डर्स को बांट दिया और काफ़ी ज़्यादा पैसा किसको बांट दिया, एम्प्लॉय को बांट दिया, तो क्या होगा सुनिएगा। इससे होगा ये कि भाई अब शेयर होल्डर्स बोलेंगे यार हमने पैसे लगाए और आप हमें ना दे रहे हो और इनको दे रहे हो, तो वो कहीं ना कोई असंतुष्ट या अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए फिर वही बात, वी हैव टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स। Customers. Satisfaction of customer needs will be achieved through the provision of value for money. Value for money क्या है, मतलब हम लोग जब सामान लेने जाते क्या बोलते हैं, यार वैल्यू फॉर मनी नहीं रहा, मतलब जितना मैंने पैसे दिए ना उसके मुकाबले मुझे इसकी यूटिलिटी नहीं मिली है ना। यूटिलिटी एक वर्ड आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। अब हम सिगरेट पीते हैं, अगर हम कोई सिगरेट पी रहे हैं तो क्या होगा, क्या ये यूज़फुल है? नो, यूज़फुल तो नहीं, लेकिन यूटिलिटी है, हाँ इसकी यूटिलिटी तो है, मतलब हमें इसका मज़ा तो आया, उपयोगिता तो बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन हाँ यूटिलिटी हमें मिल जाती है कि हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो यहाँ वही बात कही गई है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स विल बी अचीव्ड थ्रू द प्रोविजन ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देयर रिमेन्स ऑफ कोर्स द रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई प्रिसाइजली व्हाट दोज नीड्स आर। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कस्टमर जो हमसे सामान लेके जा रहा है क्या उसको फील हो रहा है कि नहीं कि जो वो सामान ले रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो हमें इसके बारे में चिंतन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे पाएँ। अब आती है बात सप्लायर्स की। सप्लायर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव शॉर्ट टर्म गोल्स सच एज प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब सप्लायर्स क्या चाहते हैं, सप्लायर्स ये चाहते हैं कि उनका पेमेंट टाइम देख रहे हो। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, देख रहे हो अब सभी स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, है ना, कि भैया मेरा पेमेंट जल्दी कर दो। Suppliers to the organization will have short-term goals such as prompt payment terms alongside long-term requirement including contract। वो चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी बना रहे, पेमेंट भी तुरंत होता रहे, एंड रेगुलर बिजनेसेस भी होते रहे। The importance of the needs of suppliers will depend upon both their relative size and the number of suppliers, है ना। अब हमारे कितने सप्लायर्स हैं इसके हिसाब से हम लोग अपना मैनेज करेंगे। फाइनेंस प्रोवाइडर्स बैंक्स हो सकते हैं या लो क्रेडिटर्स हो सकते हैं। will primarily be interested in the ability of the organization to repay the finance including interest। अब बैंक वाले यही सोचते रहते हैं कि भैया जो हमने इनको पैसा दिया है ना, ये पैसा हमारा डूब ना जाए। वो लोग बस भगवान से यही मनाते रहेंगे कि यार हमारा पैसा जल्दी जल्दी लोग दे दें और इंटरेस्ट भी साथ साथ देते रहें। बस इनका यही एक हमारी कंपनी से लगाव रहता है कि भैया आप डूबना मत, हमारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दे देना। As a result, it will be the organization ability to generate cash, both long term and short term, that will be the basis for interest of these products। इनका सिर्फ इतना ही इनका कंपनी से लगाव रहता है, किसका, बैंक्स और क्रेडिटर्स का। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है भैया आप खूब ग्रो करो। क्यों, अगर आप खूब ग्रो करोगे प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप हमें क्या दोगे, आप हमें ज़्यादा टैक्स पे करोगे। बस देख लो, ये भी बात लिखी है। द गवर्नमेंट विल हैव पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकली दे विल विश टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अब अगर कंपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट क्या बोले, देखो हमने इतना सारा एक्सपोर्ट साल भर में किया और इम्पोर्ट कम किया। whilst monitoring companies by the competition and market authority, formerly the officer of fair trading। Financially they require businesses to earn long term profit। और लोग चाहते हैं कि कंपनी क्या करे, कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो टू मैक्सिमाइज देयर ओन टैक्सेशन इनकम, ताकि जो गवर्नमेंट है उनकी जो इनकम है वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए साहब। फिर बात की गई इक्वली इम्पॉर्टेंटली द गवर्नमेंट वाई इट्स ओन एजेंसीज और वाई लीगल सिस्टम विल सीक टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व हेल्थ एंड सेफ्टी प्लानिंग एंड मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। और ये भी चाहते हैं कि कंपनी वाले इन सभी हेल्थ और सेफ्टी जो भी प्लानिंग वाले हमने नियम बनाए हुए हैं उन सभी को कंपनी वाले फॉलो करें। ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ बोथ। सब नॉर्मल सी बात है, ठीक। अब कम्युनिटी की बात, कम्युनिटी एट लार्ज की अगर बात की जाए साहब तो यहाँ लिखी है बातें, दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब कंपनी हमेशा ये सोचती है कि यार हमारी जो कम्युनिटी है ना वो हमसे बहुत संतुष्ट रहे, एंड विल हैव इन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल एक्सपेक्टेशन। और वो ये भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को बुरा प्रभाव ना पड़े, जितने पेड़ पौधे जीव जंतु सब लोग सही रहें फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑर्गेनिक फूड्स बने, सेफ ट्रेन्स रहें, क्लीनर पेट्रोल, है ना। वो लोग ये सब उम्मीद किससे करते हैं, वो सब उम्मीद कंपनी से करते हैं। फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, अब यहाँ पे ध्यान देना,
जो PSUs होते हैं वो भी एक कंपनी है और जो नॉन PSUs हैं वो भी एक कंपनी है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। PSU वो होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज़्यादा होता है, और नॉन PSU वो होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक 51% से कम होता है। बस इतना सा ही अंतर होता है। मैं इसके बारे में एक चार्ट अभी बना के लास्ट में दिखा दूंगा, या आपको अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको वो सब बातें बता दूंगा। एक्चुअली ये वीडियोज़ बहुत लंबे जब हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगे, लेकिन क्या करें, अब वीडियोज़ लंबे होंगे ही अगर पढ़ाई हो रही है तो आइए अब लिखिए बात। सेक्टर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑर्गेनिक फूड्स चाहते हैं सेफ ट्रेन रहे, और हम ऑब्वियस सी बात, हम भी कभी जाते क्या सोचते हैं, ट्रेन सेफ रहे, प्लेन सेफ रहे, है ना, पेट्रोल अच्छा मिले। पर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट। अब ऐसी चीज़ों को मेज़र करना मुश्किल हो जाता है कि यार ट्रेन सेफ कितनी है, कितना रुपए की क्या है, इसको हम फाइनेंस में टर्म से मेजर नहीं कर सकते हैं। द गोल्स ऑफ द कम्युनिटी विल बी ब्रॉड बट विल इंक्लूड सच एस्पेक्ट्स एज लीगल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, एम्प्लॉय का वेलफेयर करना चाहिए, ये सब कम्युनिटी वाले चाहते हैं कि कंपनी वाले करें। अब यहाँ बात की क्रिटिक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। वी आर्ग्यू दैट वाइल द इंटरेस्ट ऑफ दीज अदर ग्रुप्स मस्ट ऑब्वियसली बी बैलेंस। तो जितने भी यहाँ पे हमने ऊपर स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बैंक हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे कोई भी हो, इन सभी को हमें बैलेंस करना चाहिए। ओनली शेयर होल्डर्स हैव रिलेशनशिप विथ। और लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिस्क होता है और जो रिस्क और रिटर्न दोनों चाहते हैं वो कौन है, वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड सो प्रैक्टिकली द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैक्सिमाइज वेल। इसलिए साहब हमें सबसे बड़ा जो हमें, ठीक है सबका ख्याल रखो, लेकिन बड़े से बड़ा कौन है यहाँ, सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है भाई। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। और शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी होगा जब हम इन सभी स्टेक होल्डर्स का क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। अगर हम इन सभी स्टेक होल्डर्स का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा साहब, ये सभी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं ना। अब जब शेयर होल्डर्स, जब हमारे स्टेक होल्डर्स नाराज़ हो जाएंगे तो वो सामान नहीं खरीदेंगे, जब वो सामान नहीं खरीदेंगे तो भाई आपका क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आती है बात, द डिबेट विल कंटिन्यू बट दिस सीम्स टू बी एन एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव ग्रेटर अवेयरनेस। तो इसलिए कहा भी गया है कि भैया हमें अवेयरनेस का ध्यान देना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी का पूरा भला हो सके। अब यहाँ क्या बात की, सजेस्ट द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स इन ऑब्जेक्टिव्स विच कुड अराइज बिटवीन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। इसका आंसर भी वैसे पीछे दिया गया है आपकी किताब में, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, एम्प्लॉय क्या चाहेगा, एम्प्लॉय ये चाहेगा खूब सैलरी मिले, शेयर होल्डर क्या चाहेगा इनको सैलरी ना मिले। अगर इनको सैलरी मिलेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, जब खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड कम मिलेगा, डिविडेंड कम मिलेगा तो शेयर होल्डर को पैसा कम मिलेगा। अगर डिविडेंड कम मिलेगा या अर्निंग कम हो जाएगी, EPS कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे आगे री इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोनों के जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है यहाँ पे, उसी की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि दोनों को क्या करे, वो बैलेंस करके अपना काम चलाए। इसी तरीके से कस्टमर्स एंड कम्युनिटी की अगर बात की जाए, कस्टमर चाहेंगे कि भैया हमको जो सामान मिले वो सस्ता मिले, कम्युनिटी वाले चाहेंगे कि भैया ठीक है अगर सामान सस्ता तो ले लो, खूब सारा वैरायटी मिले। कम्युनिटी क्या चाहती है, खूब सारा वैरायटी ना मिले। खूब वैरायटी लेने के लिए क्या होगा, खूब पेड़ कटेंगे, खूब जंगल झाड़ियाँ कटेंगे। तो भैया दोनों का कन्फ्लिक्टिंग यहाँ भी हो जाता है। शेयर होल्डर्स और फाइनेंस प्रोवाइडर्स, अब शेयर होल्डर्स की बात करें, अब शेयर होल्डर्स चाहते हैं रिस्की हो। अब शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि बड़े बड़े रिस्क में काम किया जाए ताकि खूब ग्रो होगा तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन जो हमारे फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, भैया कितना भी प्रॉफिट हो इनको तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, उस पर इनका रिटर्न चेंज होता नहीं है। इसलिए क्या चाहते हैं, भैया आप कुछ भी रिस्क मत लो, सिंपल सेम रिस्क पे काम करते रहो। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के जो कन्फ्लिक्ट्स, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमें बैलेंस करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स की अगर बात की जाए, तो अब गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के बारे में सोचेगी कि वेलफेयर करो। अब शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, नहीं भैया वेलफेयर पे खर्चा मत करो, नहीं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और फिर वही बात, शेयर होल्डर्स चाहेंगे भैया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, मैनेजर्स चाहेंगे नहीं इनकी खुद का पर्सनल सैलरी ग्रोथ हो, इनकी ये अपनी सैलरी के बारे में हम सोचेंगे, ये अपना सोचेंगे हमारे शेयर के प्राइस बढ़ें। जब इनकी सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगा तो शेयर प्राइस कम होगा, शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। अब ये बैलेंस कैसे करना है, ये एक मैनेजर को, वहाँ जो डायरेक्टर्स होते हैं, दे हैव टू डिसाइड ऑल दोज थिंग्स।
अब आती है बात यहाँ पे द रोल ऑफ द मैनेजमेंट एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, गोल कॉन्ग्रुएंस, ऐसे दोनों समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है सेम होना। आपने कभी अगर क्लास 8th में जब पढ़ा होगा, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, एक वो आपने एक ऐसा सिंबल देखा होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि अगर हम दो ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रख दें तो दिखना नहीं चाहिए कि इसके नीचे कोई ट्रायंगल है। दो उधर से पलट के देखो या यहाँ से पलट के देखो, अगल बगल देखो, आपको एक ही ट्रायंगल दिखना चाहिए। दैट इज दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। सिमिलर का सिंबल ये होता है, कॉन्ग्रुएंट सिंबल ये होता है, इक्वल एंड सिमिलर बोथ। और ये क्या है, सिर्फ सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। अब मैं मैथ से वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब दोनों की जो इच्छाएं हैं, दोनों का जो लक्ष्य है वो क्या है, सेम होना चाहिए। किसका, मैनेजमेंट का और जो शेयर होल्डर्स है दोनों का। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का क्या होना चाहिए, गोल सेम होना चाहिए, तभी हमारी जो कंपनी है वो ग्रो कर पाएगी। ठीक। एजेंसी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी क्या है जरा इसको भी समझ लीजिए। एजेंसी थ्योरी वहाँ पे होती है जहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में, जहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में कैसा रिलेशन है, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है उसी को हम एजेंसी थ्योरी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये सबसे बड़ा तो कंपनी में देख लो। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ये होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, वो लोग एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं, वो शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं। शेयर होल्डर्स जैसा कहेंगे वैसा ही डायरेक्टर्स लोग को काम करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल and directors will be called as agent. So here the relationship is of which type, so here the relationship is of agency type, that is agency theory यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब जो भी काम शेयर होल्डर्स करते हैं वो किसके कहने पे करते हैं, वो जो भी काम डायरेक्टर्स करते हैं वो किसके कहने पे करते हैं, वो शेयर होल्डर्स के कहने पे करते हैं। तो डायरेक्टर्स जब कुछ भी फैसला होगा तो बोल देंगे भैया हमको ये किसने कहा था, ये शेयर होल्डर्स ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ही हमेशा जो एजेंट अगर कुछ भी काम करता है उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन बन जाएगा, हमेशा प्रिंसिपल हो जाता है। तो डायरेक्टर्स के पूरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, शेयर होल्डर्स हो जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही इसको अलाउ करते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया कि कैसे कैसे एजेंसी थ्योरी काम करती है। जरा हम जल्दी से इसको टॉपिक को देख लेते हैं। एजेंसी थ्योरी इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज इन अ फर्म and can help to explain the various duties and conflicts that occur. अभी रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, बिटवीन द इंटरेस्टेड पार्टीज इन अ फॉर्म एंड कैन हेल्प टू एक्सप्लेन द वेरियस ड्यूटीज। अभी ये भी बताता है कि एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। एजेंसी रिलेशनशिप अकर्स वेयर वन पार्टी, कौन हो सकता है, प्रिंसिपल होता है। एक पार्टी क्या रहेगी, प्रिंसिपल रहेगी। एम्प्लॉयज अनदर पार्टी, कौन रहेगा, एजेंट रहेगा। टू परफॉर्म द टास्क ऑन देयर बिहाफ, ये लोग उनके बिहाफ पे काम करते हैं। इन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स एजेंट्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर। देखो जो मैंने कहा वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। हाउ टू रिड्यूस द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एजेंसी रिलेशनशिप, फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप एंड इंश्योर दैट मैनेजर्स टेक डिसीजंस विच आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे बात यही कही गई है, एजेंसी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए और मैनेजर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग वही काम करें या उनका वही लक्ष्य होना चाहिए जो लक्ष्य किसका है, शेयर होल्डर्स का है। तभी क्या होगा, तभी गोल कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना, तभी दोनों का लक्ष्य, तभी वहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस होगा और वहाँ पे दोनों का लक्ष्य वो लोग एक ही हो जाएगा। Agency theory can help to explain the actions of the various interested groups in the corporate governance. Corporate governance debate क्या होता है, corporate governance मतलब ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी वर्ड corporate governance आप देखते हैं इसका मतलब होता है कि ये लोग सब कुछ एथिकल काम करना चाहते हैं। अगर कोई भी कंपनी एथिकली सब कुछ फॉलो कर रही है तो समझ जाइए कंपनी कैसी है, कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। बस सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ सही हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ करेक्ट हो,
सब कुछ एथिकल हो। समझ जाइए कंपनी क्या है, कंपनी एथिकली वाइबल है, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। प्रिंसिपल हो गया, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एजेंट। तो प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल ने किसको अपॉइंट किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया और एजेंट ने जो भी काम किया थर्ड पार्टी के साथ एंड होल्ड द प्रिंसिपल टू अकाउंट फॉर द एजेंट। एजेंट जो भी काम कर रहा है वो किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स कैन बी सीन एज द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो मैनेजर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स के, एम्प्लॉय एज द एजेंट ऑफ मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स एज एजेंट्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। तो वही सब बात यहाँ पे कही गई है। The problem lies in the fact that once the agent has been appointed, they are able to act in their own selfish interest। कितनी बार ऐसा होता है कि जब एजेंट को हम लोग अपॉइंट करते हैं तो एजेंट या मैनेजर जो भी रख लो, वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए बेनिफिट, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं और rather than pursuing the objective of the principal that is shareholders। कितनी बार शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखते और अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस हो जाते हैं। अब यहाँ बात की गई है द डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनी को चला कौन रहा है, डायरेक्टर्स चला रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या हैं, दोनों दूर दूर हैं, इसी की बात यहाँ पे कही गई है। By far the most important conflict of those mentioned above is that between the interest of shareholders who own the company and the directors managers who run it। shareholders are reliant मतलब उनके भरोसे हैं, है ना, उनके भरोसे में है, reliant upon the management of the company to understand and pursue the objective set up for them। जो भी उनके लिए सेट ऑब्जेक्टिव बनाए गए, हम सोचते हैं कि हाँ भैया जो करेंगे ये लोग हमारे लिए करेंगे। ऑल दो शेयर होल्डर्स इंटरवीन कर सकते हैं बीच में वाया रेजोल्यूशन कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपनी जब भी कोई फैसला करती है तो उसमें शेयर होल्डर्स जाते हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स जब मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स से एक वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग अगर 3/4 मेजॉरिटी की बात की जाए तो वो SR पास होता है और अगर 50% से ज़्यादा लोग एक चीज़ में वोट करते हैं तब भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। उसको हम OR कहते थे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन पास करता है, बड़े बड़े खास कामों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, नॉर्मल छोटे मोटे कामों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। कौन पास करता है, शेयर होल्डर्स पास करते हैं और जब शेयर होल्डर्स पास करेंगे तभी कंपनी कोई फैसला कर सकती है। एट जनरल मीटिंग कंपनी की होती है, नॉर्मली एक AGM एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साल में एक बार होनी ही होती है। द मैनेजर है यूजली लेफ्ट अलोन ऑन डे टू डे, और जो रोज़ के कामों के लिए मैनेजर को अकेले छोड़ दिया जाता है। मैनेजमेंट आर यूजली यूनिकली प्लेस्ड टू मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ और हैप्पीनेस rather than the wealth of the shareholder। कितनी बार मैनेजर लोग आराम से अपने मज़े करते रहते हैं और अपने भले के लिए काम करते हैं और शेयर होल्डर्स को भूल जाते हैं। During the few decades and particularly following such scandals as Maxwell, अब हुआ क्या, काफ़ी सारे स्कैंडल होते गए हैं क्योंकि मैनेजर लोग अपने मज़े करते हैं इसलिए। So scandals as Maxwell, Enron and WorldCom attention has focused increasingly on the activities of director। अब सब लोग देखना चाहते हैं कि डायरेक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो सत्यम वाला केस हुआ था, उसमें भी डायरेक्टर्स लोगों ने खूब पैसे कमाए और जेल में है। देयर हैज़ बीन एन एलिगेशन दैट डायरेक्टर्स हैव बीन मेकिंग कॉरपोरेट डिसीजंस इन देयर ओन इंटरेस्ट। वो लोग अपने भले के लिए काम कर रहे हैं rather than for the benefit of company as a whole and shareholders in particular। एग्जाम्पल द फॉलोइंग। अब जरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करा देता हूँ ताकि ज़्यादा आप लोग को बोरिंग ना लगे। रेम्यूनरेशन, यहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मैनेजर लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो लोग कंपनी भले से डूब रही हो लेकिन वो लोग सैलरी खूब लेते रहते हैं। देखिए यहाँ वही बात लिखी गई है। अब यूके में रिसेशन चल रहा था 2008 से 2009, लेट टू मेनी कंपनीज रिपोर्टिंग शार्पली रिड्यूस प्रॉफिट कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बात ये हुई एंड लेइंग ऑफ स्टाफ, वो लोग स्टाफ को ले ऑफ कर रहे थे, कटिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय कम कर रहे थे। एट द सेम टाइम मेनी डायरेक्टर्स वर अवॉर्डेड लार्ज इंक्रीज इन देयर पे और लार्ज बोनसेस, उनको खूब बोनस मिल रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स लोग अपने मजे लेते हैं, एजेंट लोग, क्योंकि रोज़ का फैसले वही लोग लेते हैं। द ग्रेटेस्ट मीडिया अटेंशन फोकस्ड ऑन द कंपनीज हु रिसीव्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस, और बहुत सारी कंपनियों को गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिल रहा था और वहाँ पे क्या मिला, एज अ पार्ट ऑफ बेल आउट पैकेज, मतलब उनको राहत के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, कंपनी देती, वो सरकार देती है बेल आउट पैक। बट कंटिन्यू टू रिवॉर्ड देयर टॉप एग्जीक्यूटिव हार्डली, लेकिन वो फिर भी अपने कंपनियों को, अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को खूब सारे पैसे दे रहे थे एज ए सैलरी के रूप में, जबकि उनकी कंपनी सरकार से पैसे मांग रही थी अपनी कंपनी को चलाने के लिए। तो सोचो ऐसे होते हैं हमारे डायरेक्टर्स लोग। एम्पायर बिल्डिंग,
The high level of corporate takeover activity in 1980 led to many chief executives believing that building as large as group as possible was a valid aim in itself. तो अब पहले ये हुआ कि भैया जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन आगे देखिए, एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्ड एज एम्पायर बिल्डिंग, executive gained prestige from successful bids and from being in charge of large conglomerates, but the return to shareholders was often disappointing. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खूब सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, लेकिन लास्ट में जो शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है ना, वो बहुत ही कम मिला. तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करते चले गए, लेकिन शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिला. क्रिएटिव अकाउंटिंग, यहाँ पे ये लोग ऐसी अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे जिससे प्रॉफिट तो खूब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. तो ये लोग खूब विंडो ड्रेसिंग करते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को दिखता रहे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन असली में प्रॉफिट नहीं होता है. तो डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द अकाउंट. अकाउंटिंग पॉलिसी डायरेक्टर खुद अपने मन से डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर्स के ओपिनियन लेते हैं, है ना, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग पॉलिसी को अपने मन से लगाते हैं. डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स अपॉन देम, डायरेक्टर्स आर स्टिल फ्री टू यूज़ अकाउंटिंग पॉलिसी टेक्निक. उनको फ्री है कि हाँ आप जो चाहो जैसा लगाओ, अकाउंटिंग टेक्निक आप लगा सकते हो. टू फ्लैटर देयर पब्लिश्ड अकाउंट्स एंड परहैप्स आर्टिफिशियली बूस्ट देयर शेयर प्राइस. उससे क्या होता है, शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं और सबको लगता है कि ठीक है भैया प्रॉफिट अच्छा चल रहा है. एग्जाम्पल ऑफ सच टेक्निक्स, कैपिटलाइजिंग एक्सपेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल. अब सोचिए जो खर्चे नॉर्मल खर्चे हैं हमारे रोज़ के खर्चे हैं, हम सब खूब बढ़ा चढ़ा क्या करेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना देंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी रिटर्न ऑफ इन द 1 ईयर, दैट विल बी रिटर्न ऑफ इन द मल्टीपल ईयर्स, है ना. मैं उसके बारे में हम लोग, अगर आप लोगों ने FA पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, है ना, धीरे धीरे डिप्रिशिएट करके. नॉन डेप्रिशिएटिंग करंट एसेट्स के रूप में मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल, सब पढ़ लीजिएगा. फिर आती है बात ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है भाई कि कंपनी जो पैसे पाती है उसको दिखाती ही नहीं है कि मुझे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं. ऐसा करोगे तो भैया क्या होगा, ऐसा करोगे तो कम शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं चलेगा ना ये पैसा कहाँ से आया, क्या इस्तेमाल हुआ. तो क्या लिखा है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस रिफर्स टू वेज ऑफ फाइनेंसिंग एसेट्स वेयर द मेथड ऑफ फंडिंग इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट. ठीक है, अब कहाँ से फंड हुआ, किस सोर्स से हमारे पास फंड आया, ये हम अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हैं. वन एग्जाम्पल इज यूज़ ऑफ क्वाजी सब्सिडरीज. क्वाजी मतलब होता है ऑलमोस्ट एज अ सब्सिडरी. तो इस सब्सिडरी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सब्सिडरी जैसी है. वन एग्जाम्पल इज द यूज़ ऑफ क्वाजी सब्सिडरीज इनटू विच फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर मूव्ड. जो भी हमारी लाइबिलिटी होती है हम कहाँ मूव कर देते हैं, अपनी इस सब्सिडरी जैसी कंपनी होती है उसमें मूव कर देते हैं, सो दैट दे डोंट अपीयर इन द पेरेंट कंपनीज बैलेंस शीट. अब देख रहे हो, कंपनी वाले अपने प्रॉफिट को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ FRS 5 एम्ड टू रिस्ट्रिक्ट ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस. और फिर हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 5 आया, उसने इस मेथड को बंद किया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपने लाइबिलिटीज़ को अपनी सब्सिडरी में दिखा दो और आपकी जो पेरेंट कंपनी रहे उसका सब अच्छा बल्ले बल्ले रहे. फॉर एग्जाम्पल बाय रिक्वायरिंग क्वाजी सब्सिडरीज टू बी कंसोलिडेटेड इनटू द ग्रुप अकाउंट्स. अब ये कह दिया गया है कि दोनों की बैलेंस शीट को आप मर्ज करके दिखाओगे ताकि क्या हो जाए, सब्सिडरी में क्या हाल है, पेरेंट का क्या हाल है, दोनों लोगों को दिख जाए, सच्चाई सामने आ जाए. द कोलैप्स ऑफ एनरॉन इन द US इन द लेट 2001 put the spotlight on the various forms of off-balance sheet finance used and the further scrutiny and regulation is obviously. अभी क्या कह दिया गया, अभी इनएविटेबल है कि इसको टाला नहीं जा सकता, अब ये होगा ही होगा कि अब हमेशा ही ऐसी बैलेंस शीट बनाई जाएगी. अब आती है टेक ओवर बिड्स. अब कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और अच्छे अच्छे अक्वायरर इसको अक्वायर करने आते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर्स लोग यहाँ बैठे बोलेंगे नहीं 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 हम अपनी कंपनी को टेक ओवर नहीं होने देंगे. वो लोग टेक ओवर होने, कितनी बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कोई टाइम पे भी वो टेक ओवर नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो टेक ओवर हो जाएगी तो हो सकता है इनकी नौकरी क्या हो जाए, चली जाए. इसलिए अपनी नौकरी के चक्कर में ये अच्छे टेक ओवर बिड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. आइए दिखा देते हैं आपको क्या बातें लिखी गई हैं. Boards of directors often spend considerable amount of time and money attempting to defend their companies against takeover bids. कोई भी इनको ले ना पाए. Even when it appears that a takeover bid would be best interest of the target company shareholders, है ना, उनको दिख रहा है कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है ये, लेकिन फिर भी वो लोग कितनी बार टेक ओवर नहीं होने देते हैं. द डायरेक्टर्स आर अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर ओन जॉब्स, फीलिंग दैट दे विल बी रिटायर्ड इफ देयर कंपनी इज टेकन. वो देखते हैं कि हम लोग खुद रिटायर हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ. Directors of public companies must not comply with the city code on takeover as mergers during the
वेट पीरियड। तो ऐसा ये सब बातें कही गई। तो देख रहे हो कितने चालाक होते हैं। अनएथिकल एक्टिविटी माइट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट्स और स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने मना नहीं किया, जो अनएथिकल तो है, अनएथिकल है, लेकिन सरकार ने उसको मना नहीं किया है, क्योंकि अनएथिकल और इलीगल में फ़र्क होता है ना, अनएथिकल और इलीगल में फ़र्क होता है। हल्का सा मैं 2 मिनट एक हल्का सा एक पॉइंट देता हूँ, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी शायद अनएथिकल इलीगल में क्या डिफरेंस है। सपोज़ दैट मेरे सामने माधव साहब हैं। माधव साहब हमारे एक स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहा कि सर आप हमारे घर आइएगा। मैं इनके घर गया, मैंने इनके डोर बेल बजाया। डोर बेल बजाने के बाद मैं काफ़ी देर खड़ा रहा तो आए ही नहीं। फिर मैं सीढ़ी पे बैठ गया। फिर 2 घंटे बाद खोले। मैं बोला माधव, बोले ओ सर आप, और इन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर पे कि सर आप आइएगा दिवाली पे मिठाई खा लीजिएगा। मैं गया, मुझे अंदर ही नहीं बुलाया, मैं बाहर ही खड़ा रहा। फिर बाहर मुझे लाए और मुझे 2 गुजिया मेरे को दे दिया और बोला जाओ सर। मैं बोला ओके। फिर मैं बाहर इनके गेट के उधर ही थोड़ा खाने लगा। तब तक वॉचमैन आया, उसने क्या बोला, अखिलेश जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा सर वो, बोले नहीं बाहर निकलो। तो मैं बोला ठीक है, बाहर चला गया। तो मैं बाहर होकर खा रहा। फिर मैंने कहा माधव पानी। फिर मैं पानी, इन्होंने फेंक के बॉटल मेरे हाथ में कैश दे दिया, मैंने पानी पी लिया। फिर बॉटल पहुँचाने जब मैं गया तो माधव साहब ने मेरा पर्स मार लिया। जब माधव साहब ने मेरा पर्स मार लिया और मैं घर आ गया, जब घर आया तो मैंने देखा मेरा पर्स नहीं है मेरे जेब में। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया एज अ टीचर, आई एम ए फैकल्टी ऑफ हिम, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन क्या इसके लिए वो जेल जा सकते हैं? नहीं। जो उन्होंने मेरे साथ किया इसके लिए वो जेल नहीं जा सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स वर अनएथिकल। लेकिन हाँ, जो उन्होंने मेरा पर्स चोरी किया इसके लिए उनको मैं जेल भेज सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ व्हाट इज इलीगल। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि बहुत सारी अनएथिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कंपनियाँ करती हैं, लेकिन उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को सज़ा नहीं दे सकता है। लेकिन अब अनएथिकल तो हैं, बस वही बात यहाँ पे कही गई है। देख लेते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। अनएथिकल एक्टिविटीज़ माइट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी, कंपनी एक्ट ने उसके लिए कुछ नहीं कहा है, स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ नहीं कहा है, बट आर बिलीव्ड बाय मेनी टू बी अनडिज़ायरेबल टू सोसाइटी एज अ होल। एग्जाम्पल्स आर ट्रेडिंग विथ कंट्रीज रूल्ड बाय डिक्टेटरशिप। अब इन्होंने ये बात कही कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, गलत है ना, वो ऐसी कंट्री से हमें तो रिलेशन नहीं रखने चाहिए। टेस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स पे टेस्ट प्रोडक्ट, ऐसी देश एनिमल के साथ गलत व्यवहार करते हैं। एमिटिंग, बहुत धुआं निकाल रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। और कैरिंग आउट एस्पोनेज अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, है ना, वो लोग एक क्या बोलते हैं उसको, गुड बना लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड इन रिसेंट ईयर्स एंड इट इज़ होप दैट फर्दर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। और अब सभी कंट्री, सभी लोग CSR और गुड बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं और ये लोग इसको प्रोग्रेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है दिन पर दिन ये और आगे भी बढ़े। अब आती है बात मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम्स। मैनेजर को साहब बहुत सारे तरीके से रिवॉर्ड देने की बात यहाँ पे कही गई है। वन वे टू हेल्प इंश्योर द मैनेजर्स टेक डिसीजंस विच आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स इज टू इंट्रोड्यूस केयरफुली डिजाइंड रेम्यूनरेशन पैकेजेस। अगर हम मैनेजर को अच्छा खासा पैसा पहले से ही दे देंगे तो हो सकता है कि वो अपने भले के लिए या अपने और ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए वो कुछ गलत फैसला ना करें। द स्कीम शुड बी, अब जो भी पैसे उनको दिए जाएंगे वो कैसे होने चाहिए, द स्कीम शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और वो मैनिपुलेट ना हो सके, ऐसी स्कीम हमें बनानी चाहिए, और जिसको मॉनिटर भी कर सके कितना रुपया यहाँ पे रेम्यूनरेशन के रूप में क्या क्या दिया जा रहा है। द स्कीम शुड लिंक रिवॉर्ड्स टू चेंजेस इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर हम उनको ये कह दें डायरेक्टर को कि जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा, तो भी क्लियर, तो भी अच्छी बात है, क्लियर है ना कि हाँ इतना पैसा इसके मुताबिक मिलेगा डायरेक्टर्स को। द स्कीम शुड मैच मैनेजर्स टाइम हॉरिजॉन्स टू शेयर होल्डर्स टाइम हॉरिजॉन। कितना मैनेजर्स के टाइम हॉरिजॉन में कितना उसके मिलेगा, दोनों को रेशो में प्रोपोर्शन बांटेंगे पैसा। द स्कीम शुड इनकरेज मैनेजर्स टू अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टू रिस्क एज शेयर होल्डर्स। और हमें ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिसमें शेयर होल्डर्स और मैनेजर दोनों ही रिस्क को सेम एटीट्यूड से देखें। जो जिस हिसाब से शेयर होल्डर्स रिस्क को कंसिडर करते थे उसी तरीके से मैनेजर्स को भी देखना चाहिए। कॉमन टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड स्कीम्स इंक्लूड, अब हम किस किस तरीके से पैसा दे सकते हैं,
कि भैया अगर हमारी कंपनी को एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट हो गया तो भैया हमारे मैनेजर जो डायरेक्टर्स जो मैनेजर्स हैं उनको इतना पैसा प्रॉफिट मिलेगा। अगर रेम्युनरेशन लिंक्ड टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जितना अगर हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हुआ, मैं पढ़ाऊँगा EVA क्या होता है, उसके मुताबिक इनको पैसा दिया जाएगा। किसको? डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को। जितनी हमारी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है उसके मुताबिक दिया जाएगा। द कॉमन टाइप ऑफ रिवॉर्ड स्कीम इंक्लूड एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, ESOP आपने पढ़ा होगा। हमारे इंडिया में हम इसको नॉर्मली एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम बोल दिया है। आइए अगले पेज पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं साहब। मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम, द टाइप ऑफ रेम्युनरेशन स्कीम इंक्लूड रेम्युनरेशन लिंक्ड टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल। अगर कंपनी इतना प्रॉफिट कमा लेती है तो भैया इनको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। द स्कीम वुड बी ईजी टू सेटअप एंड मॉनिटर, इसको हम ईजिली चेक भी कर सकते हैं कि हाँ हमने कितना कहा था। अगर हमने कहा था कि भैया 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो हम इनको 2 करोड़ रुपए इन डायरेक्टर्स को बांटेंगे, तो क्लियर है, मैं 2% हम बांट रहे हैं, ये क्लियर है। तो बस वही बात है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? दैट द स्कीम में लीड टू मैनेजर्स टेकिंग डिसीजंस दैट वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट बीइंग अर्न इन द शॉर्ट टर्म। अब वो शॉर्ट टर्म में खूब प्रॉफिट दिखा देंगे ताकि उनको अच्छे पैसे मिल जाए, एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इट कुड ऑल्सो लीड टू मैनेजर्स अंडर अचीविंग, रिलैक्सिंग एज सून एज द मिनिमम एज। हाँ, इसमें ये भी है कि जैसे ही 100 करोड़ हो जाएगा, उस मिनिमम लेवल इतना है कि मिनिमम इतना हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आगे, तो अब वो मिनिमम अचीव करने के आगे बढ़ेंगे नहीं। द स्कीम माइट ऑल्सो टेम्प्ट मैनेजर्स टू यूज़ क्रिएटिव अकाउंटिंग टू बूस्ट प्रॉफिट फिगर। वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वो झूठ मूठ का प्रॉफिट वहाँ पे दिखा दें और अपना 2% बना लें वहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, रेम्युनरेशन लिंक्ड टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA क्या होता है समझ लीजिएगा। सपोज दैट एक लड़का है, वो एक दुकान, वो कहीं जॉब कर रहा था। अगर वो जॉब कर रहा था तो वहाँ से वो 20,000 रुपये कमा रहा था। कितने रुपए कमा रहा था? 20,000, 20,000 कमा रहा था। अब वो बोला नहीं, मैं जॉब नहीं करनी है, मुझे दुकान पे बैठना है। ये दुकान किसकी है? ये दुकान उनके पापा की थी। उनके पापा ने ये दुकान किराए पे दिया हुआ था। उनके पिताजी किराए पे 5,000 रुपये कमाते थे। तो जब वो जॉब कर रहे थे तो पूरे घर में पैसे जो आ रहे थे वो कितने आ रहे थे? 25,000 रुपये आ रहे थे। अब वो जॉब छोड़ दिया लड़के ने। लड़का बोलता भैया हम दुकान करेंगे। ठीक है, पापा ने बोला ठीक है, दुकान खाली करा दिया। जो दुकान चला रहा था बेटे को दुकान दे दी। बेटे ने दुकान पे कितने रुपए कमाए? बेटे ने दुकान पे 30,000 रुपये मान लो कमाए। तो 30,000 रुपये कमाए तो क्या ये बहुत बड़ी बात हो गई? भैया 30,000 रुपये कमाने के लिए उसने कितना खोया? 20,000 ये खोया, 5,000 ये खोया। कुल मिला के यहाँ पे EVA कितने का हुआ? EVA यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का हुआ। तो जब EVA की हम बात करते हैं तो वी ऑल्सो कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द मैक्सिमम बेनिफिट अपॉर्चुनिटी जो आप वहाँ फॉरगॉन है ना, द मैक्सिमम बेनिफिटिंग अपॉर्चुनिटी जो हम फॉरगॉन जो छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे सही बताएं तो यहाँ पे जो EVA हुआ है वो सिर्फ 5,000 रुपये का हुआ है। आइए जरा इसको बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। EVA is a measure of increase in the value of shareholders' wealth in the period. Schemes such as these are therefore designed to more closely align the interest of employees and the share. सिंपल बातें लिखी हैं। और ये पोटेंशियल डिसएडवांटेज क्या है, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ये मुश्किल है, इसलिए देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेथड सही नहीं माना जाता है। रेम्युनरेशन लिंक्ड टू रेवेन्यू ग्रोथ। आप कहते हैं कि अगर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी ना तो हम आपको अच्छे पैसे देंगे, रेम्युनरेशन बढ़ा देंगे, रिवॉर्ड देंगे। क्या करेंगे वो लोग प्राइस कम कर देंगे प्रोडक्ट की। जब प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा? खूब बिकेगा। खूब बिके, रेवेन्यू तो बढ़ गया। आइए समझते हैं रेवेन्यू और प्राइस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई 10 रुपये का पेन है, उसे कॉस्ट बनाने 10 रुपये की है और हम उसको बेचते हैं 13 रुपये का। सेलिंग प्राइस क्या हो गई यहाँ पे? 13 रुपये हो गई। 10 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस हो गई। प्रॉफिट क्या हो गया? 3 रुपया हो गया। अब रेवेन्यू कितना है यहाँ पे? तो 13 रुपये जो मैं सेलिंग प्राइस, इसी क्या कहते हैं हम लोग? रेवेन्यू कहते हैं। प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेलिंग प्राइस को रेवेन्यू कहते हैं। तो अगर मैं इसकी सेलिंग प्राइस 11 रुपये कर दूं तो भी खूब सारा सामान बिक जाएगा हमारा, रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिर्फ 1 रुपया हो रहा है। बस यहाँ पे वही करते हैं वो लोग। क्या करेंगे ये लोग प्राइस को कम कर देंगे ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए। रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो भैया
ये तो फिर अच्छी बात हो जाएगी ना उनके लिए कि खूब रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनको अपना परसेंटेज इनको मिल जाएगा साहब। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Growth of the business and higher production level can lead to economies of scale within which in turn can help the business compete more successfully on price, है ना। अभी लोग प्राइस कम कर देंगे ताकि सक्सेसफुली बिजनेस compete कर सके। हाउएवर रेवेन्यू ग्रोथ कुड बी अचीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को कुर्बान करके हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस और बाय सेलेक्टिंग हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट लाइन, या फिर हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा हो, विच मे नॉट नेसेसरली बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू इज़ देयरफॉर अनलाइकली टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। साहब तो मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू ठीक है, लेकिन इससे हो सकता है कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइज ना हो। एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम प्लान, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको ये कह दिया जाता है कि भैया अगर इतना दिन आप टिकोगे और इतना हमारा ग्रोथ कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कुछ हम शेयर दे देंगे, जिसको क्या कर सकते हो आप बाद में, इसको हम अभी तो हम आपके नाम पे डाल रहे हैं लेकिन अब कन्वर्ट आप इसको 3 साल बाद 2 साल बाद आप कर सकते हो। ऐसे समझते हैं क्या है। द स्कीम हैड द एडवांटेज दैट इट विल इनकरेज मैनेजर्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये शेयर जो वैल्यू है कंपनी को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स व्हेन एन एग्जीक्यूटिव इज अवॉर्डेड शेयर ऑप्शंस द थियोरी इज दैट इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट फॉर द शेयर प्राइस टू राइज। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा, इनको शेयर्स अलॉट कर दिया था, मिलते कब 2 साल बाद, तो ये 2 साल तक खूब मेहनत करेंगे कि उससे क्या हो जाए, हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएँ, ताकि ये लोग क्या करेंगे तुरंत 2 साल बाद बेच के पैसे कमा लेंगे। Their interest will be best served by working towards the goal that is also in the interest of the shareholder। और ये अब वही काम करेंगे जिससे कि जो चीज़ शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में है। So schemes are normally set up over a relatively long period। और ये अक्सर 2 साल नहीं होते, ये 5-5 साल 6 साल की करता है कि ये लोग लंबे समय तक कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करें। Encouraging managers to make decisions to invest in positive return projects which would result in increase in the price of the company share। However, efficient managers may be penalized at time। और इसमें लेकिन एक बुरी बात क्या है, इसमें बुरी बात यही है कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि यार ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्राइस कम हो जाती है कभी कभी शेयर्स की, तब उसके लिए बेचारे इनको हम क्या करना पड़ता है, इसको हम पेनलाइज कर लेते हैं, मतलब इनको सज़ा देते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये गलत है हमारे लिए, हम लोग इनको करते हैं, ऐसा नियम इन्होंने बनाया है। अब यहाँ पे ESOP के कुछ बुराइयों की बात की गई है, लोगों ने कैसे इसको अवहेलना क्या बोलते हैं इसको, लोगों ने बुराई की है। There are several criticism of ESOP when directors exercise their share option, they tend to sell the shares almost immediately। अब जितने भी इनको शेयर्स दिए गए उससे वो क्या करते हैं, लोग पूरा तुरंत बेच देते हैं। जैसे ही लोग बेचें क्या हो जाएगा, उससे पूरे जब शेयर्स बिकना स्टार्ट हो जाएंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अनलेस दे आर अवॉर्डेड मोर शेयर ऑप्शन देयर इंटरेस्ट इन द शेयर प्राइस देयरफॉर एंड्स व्हेन द ऑप्शन एक्सरसाइज डेट्स आर पास। तो उनके तुरंत इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और तुरंत वो लोग गलत काम करना, मतलब अपना इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट से काम करना बंद कर देते हैं कंपनी में। इफ द शेयर प्राइस फॉल्स व्हेन द ऑप्शंस हैज बीन अवॉर्डेड एंड द ऑप्शंस गो अंडर वाटर एंड हैव नो वैल्यू दे कैन नॉट एक्ट एज एन इंसेंटिव। लेकिन ये भी सोच लो, अब ये लोग काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, अचानक से शेयर के प्राइस क्या हो गए, बहुत कम हो गए हैं। अब ये लोग बोलेंगे छोड़ो ना यार, कंपनी का क्या इतना डूब रखी है, क्या काम करें, जो भी शेयर्स मिलने वाले उसकी वैल्यू 1 रुपये 2 रुपये चल रही है, छोड़ो ना। तो इनका इंटरेस्ट नहीं रह जाता है कितनी बार, ये भी बात यहाँ पे कही गई है। If the company issues large quantity of share options, there could be some risk of excessive dilution of equity share interest। Dilution क्या होता है, dilution मतलब होता है कि अगर सोचिए 100 लोग हैं जो कंपनी के डिसीजन में फैसला ले रहे हैं, एक वोट पे, एक शेयर पे 1 वोट, हर आदमी का 1 वोट है। सोचिए 100 लोग फैसला ले रहे थे और अगर यही शेयर होल्डर्स 5000 हो जाएं, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा है, मान लीजिए उसका नाम मोहन है, कोई एक बंदा चिंतन है, कोई जोयल है, कोई गणेश है ना, कोई नीलेश है। तो अगर इनके वोट की पावर अब क्या हो गई, जब 5000 लोग वोट करेंगे तो क्या ये 100 लोग डिसाइड कर पाएंगे बहुत कुछ, नहीं। तो इनके वोट की पावर क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। इसी को कहा जाता है डाइल्यूट होना। अब ज़रा हम आगे समझते हैं यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है। If a company issues large quantity of share options, there could be some risk of excessive dilution of equity interest of the existing shareholders। अब सोचिए,
अगर 100 शेयर होल्डर्स पहले थे और हमने अगर 5000 नए शेयर और बांट दिए तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका क्या होगा? वो बोलेंगे नहीं यार हमारे शेयर्स का अब बहुत हमारी कम वैल्यू रह गई। तो उससे क्या हो जाएगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट जो बटेगा वो पूरे 5100 शेयर्स में बटेगा। और पहले किस में बट रहा था? पहले सिर्फ 100 लोगों में बट रहा था। वही बात यहाँ पे की गई है कि ये भी एक ESOP का एक समस्या देखने को मिलती है। As a result, it has been suggested that companies should recognize the cost of share option to their shareholders। उनको ध्यान देना चाहिए कि ये जो हम शेयर्स बांट रहे हैं इसका शेयर होल्डर्स पे क्या असर पड़ेगा, by making some form of charge for options in the statement of profit। उनको इसका कुछ दिखाना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से जो लॉस हुआ उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए। डायरेक्टर्स में डिस्टॉर्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, क्रिएटिव अकाउंटिंग। और डायरेक्टर्स लोग कितनी बार ऐसा भी करते हैं कि क्रिएटिव अकाउंटिंग खुद ही मतलब विंडो ड्रेसिंग कर देंगे ताकि शेयर प्राइस की वैल्यू कम ना हो और ये लोग अच्छे कैसे पैसे कमा के बेच के निकल जाएं। अब एडिशनल क्वेश्चन, यहाँ क्या बात की गई? यहाँ पे बात ये की गई है ग्रेच इनकॉर्पोरेशन लिस्टेड कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ हाईली सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट एंड इज, यहाँ ध्यान देना इनका प्रोडक्ट कैसा, बहुत सक्सेसफुल है और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। हाउएवर विद दिस ग्रोथ द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो। ऑब्वियसली बात जब फर्म बढ़ेगी तो हो सकता है इनको कैश की दिक्कत हो रही है, इनके पास कैश ना हो। मैनेजर्स आर करेंटली अवॉर्डेड बोनसेस, यहाँ मैनेजर्स को अवार्ड बोनस दिए जा रहे हैं इफ़ देयर इज़ अ ग्रोथ इन रिपोर्टेड EPS। सॉरी इनको दिया नहीं जाए, देंगे। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने क्या लिखा, कमेंट ऑन द करंट रेम्युनरेशन स्कीम। और यहाँ पे जो करंट रेम्युनरेशन स्कीम है क्या वो सही है या गलत है? अब अगर यहाँ बात की जाए तो गोल यहाँ पे इन्होंने, अगर आप इसका आंसर देखेंगे वहाँ पे जाके मिलेगा, क्या मिलेगा? एडवांटेजेस की यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में तोड़ा है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर EPS बढ़ता है तो इनको पैसा मिलेगा, तो भैया ये लोग अच्छी बात है ना, शेयर होल्डर्स भी EPS बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी भी चाहती है, तो भैया बढ़ाओ, तो ये अच्छी बात है, गोल कॉन्ग्रेंस हो गया। सेकेंड बात कही गई है कि इसको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, टू मैनिपुलेट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, है ना। जब ऑडिट किया जाएगा समझ नहीं पाएंगे किस पीरियड में ये बढ़ाया गया, कैसे इन्होंने बढ़ाया, तो थोड़ा सा ऑडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? देयर इज़ लिटिल इंसेंटिव फॉर मैनेजर्स टू कंट्रोल वर्किंग कैपिटल। और साहब यहाँ पे EPS बढ़ाने के लिए तो कह दिया, लेकिन वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना साहब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड लिखा है मैनेजर्स मे गेन बोनस सिंपली बिकॉज द प्रोडक्ट्स कंसर्न रेदर देन ओन एफर्ट्स। कितनी बार ऐसा भी होता है साहब कि वो उनकी ओन एफर्ट से नहीं अपने आप वो बढ़ रहा हो। फिर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड EPS आर नॉट वेल कोरिलेटेड। अब कितनी बार ऐसा भी होता है कि साहब हम लोग कुछ भी काम करें और उसका रिलेशन EPS से हो ही ना, अब EPS से रिलेशन ही ना हो तो भी भैया यहाँ पे सही रिवॉर्ड स्कीम नहीं है। तो इन्होंने दोनों बातें यहाँ पे कवर की है। आप लोग इसको अगर आराम से पढ़ेंगे आंसर को आपको इजीली समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे एडवांटेज भी है इस स्कीम का और डिसएडवांटेजेस भी है। अब यहाँ बात की गई है कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड्स के बारे में। तो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स कन्फ्लिक्ट हैज़ ऑल्सो बीन एड्रेस्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड्स। अब यहाँ बात की गई है कुछ हमने यहाँ पे नियम बनाए हैं। मैंने क्या कहा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? जब एथिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ सही हो तो क्या होगा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कुछ कोड्स बनाए गए। अगर ये सब चीज़ें होंगी इसका मतलब कंपनी के अंदर क्या है, अगर ये सब चीज़ें कंपनी के अंदर होंगी इसका मतलब क्या है, ये कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है। द फॉलोइंग की एरियाज रिलेट टू दिस कन्फ्लिक्ट। आइए देखते हैं क्या क्या है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस ऑन द बोर्ड्स। NEDs कौन होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। NEDs वो लोग होते हैं जो लोग कंपनी के कामों में डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी के डेली कामों में, डेली बेसिस पे कंपनी के कामों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग में आते हैं और मीटिंग में बैठ करके फैसले, बोर्ड मीटिंग जब भी होती है ये लोग आते हैं और इनको क्या दे दिया जाता है, इनको सिटिंग फीस दी जाती है कि भैया आप लोग आए और आप लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण एडवाइसेस हमें दी। अब ये जो एडवाइसेस ये लोग देते हैं ये लोग कैसे दे पाते हैं, क्योंकि NEDs उन्हीं लोग को बनाया जाता है नॉर्मली जो लोग बहुत ही स्किल्ड लोग होते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज होती है, ऐसे लोग को यहाँ पे हम लोग NEDs बनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं जल्दी से।
NEDs इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑन द बोर्ड, NEDs बोर्ड में होने चाहिए, मस्ट गिव ऑब्लिगेशन टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम विद द कंपनी। उनको ये भी हमें ऑब्लाइज मतलब उनको जिम्मेदार बनाना होगा कि भैया, मजबूर करना होगा कि भैया आप लोग इतना टाइम कम से कम दो कंपनी के साथ। NEDs कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट होंगे ना NED, तभी वो लोग साहब सही फैसले करेंगे। सोचिए अगर इनके भी पैसे कंपनी में लगे रहेंगे ना, तो ये लोग फिर सही फैसला नहीं करेंगे। ये लोग वही फैसला करेंगे जिससे कि शेयर्स की प्राइस बढ़ जाए, इनकी ग्रोथ हो जाए। जब इनको पता है कि हमें सिर्फ सिटिंग फीस ही मिलना है, चाहे कुछ भी एडवाइस करो, मतलब सही या गलत, तो सही एडवाइस करेंगे ना, गलत करेंगे तो फंस जाएंगे। तो सही एडवाइस करके भैया ये लोग अपना आराम से रहते हैं और इनको सिटिंग फीस मिल जाती है। तो मेरे कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ कि NEDs अगर लोग रहेंगे तो कंपनी क्या होगी, कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो ईजिली करेगी साहब। एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग कैसे होने चाहिए, NEDs होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सोचिए जब भी कभी बोर्ड मीटिंग में कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तो क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास होगा तो उसमें जो 5 लोग हैं वो तो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो लोग बिल्कुल सही फैसला ही करेंगे। तो यहाँ पे कोई मिली भगत वाला का, और अगर 5 लोग बेईमान भी बैठे हैं वहाँ पे, तो वो लोग भी साहब यहाँ पे कोई मिला के अपना कोई गलत फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि 5 लोग तो इंडिपेंडेंट वाले ही हैं, तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। और वैसे भी सभी चोर नहीं हो पाते, इसमें 1-2 ही चोर होते हैं। ठीक, अब आती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कंपनी में चल रहे हैं, उसमें से चेयरमैन एक अलग आदमी होना चाहिए और CEO एक अलग आदमी होना चाहिए। दोनों आदमी कंपनी में एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, सबमिट फॉर री इलेक्शन। इनको साहब बार बार हर 3 साल या 2 साल में साहब क्या करना चाहिए, हमें री इलेक्ट करना चाहिए। मतलब फिर से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कंपनी के अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि किसको हमें, सपोज दैट 10 लोग बैठे हैं और मैं खड़ा हूँ, मैं बोला मुझे अपॉइंट कर लो, 6 लोग जब तक मुझे नहीं कहेंगे तब तक मुझे अपॉइंट नहीं हो सकता। और इसके बाद ये जो 5 लोग पहले से थे ना, जो नॉन एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वाले, इनका भी फिर वोटिंग होती। कौन लोग करेंगे? 9 लोग करेंगे। 9 में से अगर यहाँ पे 5 लोग कह देते हैं कि हाँ इनको वापस अपॉइंट होना चाहिए, तो अपॉइंट होंगे। 9 में से अगर मेजॉरिटी लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया राकेश को अपॉइंट नहीं करें, तो राकेश वापस अपॉइंट नहीं, कब होना चाहिए? हर 3 साल में, 2 साल में ये री इलेक्शन के लिए वापस खड़े, इन्हीं को हम लोग करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मली इंडिया में डायरेक्टर्स बीइंग री इलेक्टेड आफ्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। तो हम लोग रोटेशन के बेसिस पे, जैसे जैसे किसी आदमी का 3 साल होता जाएगा उसको हम रिटायर करते जाएंगे, और फिर वो वापस रीइलेक्ट हो सकता है अगर सभी जितने रिमेनिंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, वो लोग बोर्ड मेंबर्स क्या करें, उसको रीइलेक्ट कर लें। क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, जितने भी पैसे इन लोग को मिल रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स लोग हैं एग्जीक्यूटिव वाले, वो क्लियर होना चाहिए कि कितना पैसा किसको दिया जा रहा है साहब। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आफ्टर नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल फॉर्म्स कोलैप्स, कंसर्न्स ओवर हाउ द कंपनीज हैव रेड। तो पढ़ लीजिएगा साहब, नॉर्मली कुछ खास बातें नहीं है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हाफ लोग, अब यहाँ पे क्या बातें कही हैं, NEDs एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड NED। यहाँ पे बातें कही गई हैं कि जो हमारा बोर्ड हो रहेगा साहब, उसमें से चेयरमैन छोड़ दो, उसमें से जो बचते साहब एटलीस्ट हाफ क्या होने चाहिए, हाफ लोग इंडिपेंडेंट NED, जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा था। These are directors who do not take part in the running of the business. They attend board meeting अटेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं, listen to what is said and are generally meant to act as a control on the actions of the executive director। और वो लोग साहब नॉर्मली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कहते हैं उसी के बेस पे ये लोग भी काम करते हैं। इंडिपेंडेंस मीन्स दे आर फ्री ऑफ एनी बिजनेस और अदर रिलेशनशिप विच कुड मटेरियली इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ देयर इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो ये लोग साहब दूर रहते हैं कि कोई भी कंपनी का चीज़, शेयर या पैसा, कुछ भी इनका संबंध पैसे से ना हो कंपनी का, सिर्फ सिटिंग फीस मिलती है। बोर्ड शुड डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट विच ऑफ द NEDs आर कंसिडर टू बी। हमें बताना चाहिए कि कौन कौन से NED हमारे इंडिपेंडेंट हैं और कौन कौन से NED हमारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं। NED शुड गेट एक्स्ट्रा फीस ऑफ चेयरिंग कंपनी कमिटी। NED को साहब देखो मैंने कहा था सिटिंग फीस भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा फीस फॉर चेयरिंग। अगर वो चेयरमैन बन के काम कर रहा है तो साहब उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस भी देंगे, बट शुड नॉट होल्ड शेयर ऑप्शन। देख रहे, शेयर्स नहीं मिलने चाहिए इन द कंपनी। देयर वॉज कंसर्न दैट अलाउइंग NED टू होल्ड शेयर ऑप्शन इन अ कंपनी कुड इनकरेज कॉर्पोरेट एक्सेस और रॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि अगर हम इनको ये शेयर ऑप्शन दे देंगे तो ऐसा हो सकता है कि लोग रॉन्ग डूइंग में ये लोग भी शामिल होना स्टार्ट कर देंगे साहब।
One of the independent NED should be appointed as a senior independent NED and would act as a champion for the interest of the shareholders. तो साहब उसी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स NEDs होते हैं उसी में से एक को अपॉइंट कर देंगे और वो इन सभी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट क्या करेगा, वो ख्याल रखेगा। जो भविष्य में NED बनने वाले हैं प्रोस्पेक्टिव NED शुड कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस बिफोर एक्सेप्टिंग द रोल। कोई कंपनी है, अगर मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए मुझे ये ऑफ़र किया गया कि मुझे इस कंपनी में NED बनने को बोल रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। अब ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस मतलब होता है कि मुझे पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ये कंपनी बिल्कुल सही है कि नहीं है, क्या इसके अंदर कोई फ्रॉड वाले काम चल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है। हमें इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें इन सभी चीज़ों को साहब चेक करना चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट NED के रूप में काम करना चाहिए। लिखी हैं बातें, दे शुड सेटिस्फाई themselves that they have the knowledge, skill, experience and time to make a positive contribution to the company's board. On appointment, the NED would also undertake that they have the time to meet their obligations. उनको देखना चाहिए कि अगर मैं अब अपॉइंट हो गया हूँ तो क्या मैं इनके लिए फ्रूटफुल हूँ, अब ऐसा तो नहीं बन गया हूँ कि मीटिंग में जा ही नहीं रहा हूँ। Company nomination committee would examine their performance and make an assessment of whether they are devoting enough time to their duties. अब जो नॉमिनेशन कमेटी है वो ये पता करेगी कि भैया जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमारे NED बने हुए हैं क्या वो सफिशेंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जितना उनको करना चाहिए, जितना टाइम उनको देना चाहिए उतना टाइम दे रहे हैं कि नहीं। कौन डिसाइड करेगा सब कुछ? ये नॉमिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, प्लीज़ मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक लाइन के बारे में पता रहे। एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत पैसे, आप लोग की फ़ीस जो लगती है ना एग्ज़ाम देने की बहुत ज़्यादा लगती है, 12,000 10,000 रुपये आसपास लगती है। दिन ब दिन पाउंड के रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं पागल हूँ पूरा पढ़ा रहा हूँ, मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछता, आप लोग लास्ट पेपर उठा के देख लीजिए, नॉमिनेशन कमेटी कुछ भी बोल देगा वो, आप लोग उसके बारे में लिखना पड़ेगा। हर एक चीज़ आप लोग पढ़िए, थ्योरी तो बिल्कुल मिस मत करिए। 45 से लेके आसपास मार्क्स, फिर कभी 50 मार्क्स तक थ्योरी ये लोग पूछ देते हैं FM के पेपर। और प्लीज़ जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर वो कभी ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन या एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर कितना % मेरा एग्ज़ाम में आया, थियरी कितना प्रैक्टिकल आया। और जो बच्चे पास हो जाएं तो ज़रूर मुझे एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर मुझे कुछ हेल्प मिली आपकी वीडियो से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो किसी के लिए वर्थफुल हो रहे हैं। अब आती है बात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। द चेयरपर्सन एंड द CEO रोल शुड बी सेपरेट। मैंने पहले ही कहा था चेयरपर्सन और जो CEO दोनों का रोल, दो अलग अलग व्यक्ति लोग को अपॉइंट करना चाहिए। एंड द CEO शुड नॉट बिकम चेयरपर्सन ऑफ द सेम कंपनी। द चेयरपर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी तो सही फैसला, तभी तो सही डायरेक्शन देगा डायरेक्टर्स को। नोट दैट द इफेक्ट ऑफ दिस कंबाइंड विद द पॉइंट अबाउट इंडिपेंडेंट NEDs मेकिंग अप एटलीस्ट हाफ। द बोर्ड में हाफ लोग कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट NEDs होने चाहिए। एंड विल बी टू प्लेस इंडिपेंडेंट NED इन द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड, और वो मेजॉरिटी बोर्ड में NED रहें तो अच्छी बात है। ऑल डायरेक्टर्स टू सबमिट एटलीस्ट फॉर री इलेक्शन ऑफ एटलीस्ट, देख रहे क्या लिखा है, सभी डायरेक्टर्स को ये सबमिट अपना खुद ही बोलना चाहिए कि नहीं अब 3 साल हो गए, अब मेरा वापस री इलेक्शन हो, मतलब मुझे चुना जाए वापस। आप सब लोग सोचिए कि अगर मैं वोटिंग मेरे को मिलता है तो मुझे अपॉइंट करिए, नहीं तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। देयर शुड बी अ क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल एम्यूलेमेंट मतलब होता है बेनिफिट्स मतलब सैलरी या जो भी मिल रहा हो, तो जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हो, एंड दोज आर द चेयरपर्सन एंड हाईएस्ट पेड अप योर डायरेक्टर्स ना। तो जो भी साहब यहाँ पे हैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर डिस्क्लोजर होना चाहिए। जो चेयरपर्सन को मिल रहा हो, डायरेक्टर्स को मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, सबको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहिए। बोर्ड शुड सेट एट देयर ऑब्जेक्टिव द रिडक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टू 1 ईयर और लेस। अगर रिडक्शन मतलब चाहें तो इसको 1 ईयर से कम भी ये लोग कर सकते हैं ना। उनका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो कम से कम हो, ताकि वो लोग ऐसी चीज़ों के बारे में जाने ही ना जहाँ पे वो लोग पैसे कमा सकते हैं फ्रॉड तरीके से। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रेगुलेशन। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट मतलब कि कंपनी को अपने आप को कहाँ लिस्ट कराना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ता है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग अपनी कंपनी को कहाँ लिस्ट कराते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं, या अपनी कंपनी को हम NSE में कराते हैं, या दोनों में करा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहाँ भी अपने आप को करा सकते हैं। तो नॉर्मली बड़े लेवल पे देखा जाए तो अक्सर कंपनी अपने आप को BSE और NSE में लिस्ट कराती हैं। वैसे ही US में, UK में NASDAQ हो गया ना, ये सब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती हैं साहब।
ऑल्दो अडेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इज वॉलंटरीली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को फॉलो करना ऐच्छिक है, इच्छा पे है, वॉलंटरी है। दे आर ऑफन रेफर टू इन द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जब आप स्टॉक एक्सचेंज के पास अपने आप को लिस्ट कराने जाएंगे तो ये बातें कहेगा कि भाई देख लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करो, तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। मैं बहुत हर चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ खूब पढ़ाई करिए। मेजरिंग अचीवमेंट, खूब पढ़ाई करेंगे तभी आप लोग को सफलता मिलेगी। आइए आगे बढ़ें, नया टॉपिक। आप लोग ब्रेक ले सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने पाया कि नहीं, उसको कैसे मेज़र करेंगे। इसको मेज़र करने के लिए कुछ हम लोग रेशो एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। रेशो एनालिसिस आपने कहाँ पढ़ा है पता है आपको? रेशो एनालिसिस आप लोगों ने F5 में पढ़ा है, F2 में पढ़ा है, F3 में पढ़ा है, F7 में पढ़ा है, और अब आप लोग फिर यहाँ F9 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इट इज़ नेसेसरी फॉर मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू हैव वेज ऑफ मेजरिंग द प्रोग्रेस। मैनेजर्स के पास, इन सब के पास ये एक तरीका होना चाहिए कि हम लोग अपने प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ कॉमनली डन वाया रेशो एनालिसिस। इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम रेशो एनालिसिस की हेल्प से मेजर करते हैं साहब। रेशो एनालिसिस कंपेयर्स एंड क्वांटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल वेरिएबल्स। जो भी पैसे की चीज़ें हैं उसको हम कितना उसमें चेंजेस आया है उसको हम कंपेयर या क्वांटिफाई कर सकते हैं। रेशो एनालिसिस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न, कितना हमको प्रॉफिट रिटर्न मिला। डेप्थ एंड गेयरिंग, गेयरिंग के बारे में हम बात करेंगे, मतलब डिबेंचर का पोर्शन। लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स, ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 19 में फोकस करेंगे इसके बारे में। द स्पेसिफिक रेशो कवर्ड इन द FM सिलेबस विल बी लुक्ड एट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 19। यहाँ हम चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। ऑल्दो सम ऑफ देम मे ऑलरेडी बी फैमिलियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो NPO होता है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट टू मेक मनी। उनका ऑब्वियस सी बात है, इन लोग का प्रॉफिट कमाना, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का वेलफेयर करना, लोगों को सर्विसेज देना, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। अब NPO की अगर बात की जाए तो NPO का भाई प्रॉफिट निकालना, इसको कैलकुलेट करना कि ये वर्थफुल रहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे। लिखिए बात, एज विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल यूज मिक्सचर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इनके ऑब्जेक्टिव्स भी ज़्यादातर कैसे होते हैं? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होते हैं। हाउएवर विथ NFP द नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स। इनके जो नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट के ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई। इसको हम पैसे के रूप में तो तौल ही नहीं सकते हैं, स्पेशली इन फाइनेंशियल टर्म्स। क्वालिटी ऑफ केयर गिवन टू द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। अब ये लोग सेवाएं देते हैं, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप कहीं भी चले जाओ, अच्छी सेवाएं मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग, अब उसको मेज़र कैसे करोगे? अब प्रॉफिट पैसा ले नहीं रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। मल्टीपल एंड कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आर मोर कॉमन इन एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर वर्सेस नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट हमने कितने ट्रीट किए वो देखें या क्वालिटी पे फोकस करें? और प्राइवेट में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ पेशेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ग्रोथ होगा, उतना सैलरी बढ़ेगी, सब रहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स इन NFPs। अब ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किया तो वो बात यहाँ पे की जाती हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वे इन विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड इन NFPs विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कमर्शियल बिजनेस। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो इनके ऑब्जेक्टिव्स ही ऐसे होते हैं जिसको आप देख के समझ जाओगे कि ये कमर्शियल बिजनेस से अलग है। वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर, इनके स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर ग्रुप। इन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा, अब सोचो ना, हम लोग जितना ज़्यादा भरोसे में रहते हैं ना, हाँ चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हमारा ख्याल रखेगी। प्राइवेट में क्या रहेगा, जब तक पैसा रहेगा तब तक ख्याल रखेंगे, उसके बाद आपको दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। तो पढ़ लीजिएगा क्या बात लिखी गई है। फॉर अ कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मे टेक द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ एज अ वर्किंग ऑब्जेक्टिव and know that the achievement of this objective can be monitored with reference to the share price and dividend payment। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि अगर शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ा है, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ी है, प्रॉफिट बहुत ग्रोथ हुई है, समझ जाएंगे कि यहाँ पे भैया अच्छा ग्रोथ हुआ है, अच्छा काम किया कंपनी। लेकिन
For an NFP, the situation is more complex. There are two questions to be answered. In whose interest is it run? सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम किसके लिए ये कंपनी, ये NFP चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए चल रहा है, क्या उसका भला हुआ है? What are the objectives of the interested parties? और जो पेशेंट है या जो भी व्यक्ति है, स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या मकसद है, क्या वो फुलफिल हो रहा है? अगर ये दो चीज़ें हो रही, समझ जाइए यहाँ पे काम ये कर रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है। Many such organizations are run in the interest of society. वो सोसाइटी के भले के लिए काम करते हैं एज अ होल, एंड therefore we should seek to attain the position where the gap between the benefits they provide to society and the cost of their operation is the widest in the positive terms. मतलब दोनों ये स्केल है, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे +1, +2 है, तो ये दोनों पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम साहब, यहाँ पे जो गैप है, जो कॉस्ट है वो भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब इनका जो लागत है वो लॉस में, ये प्रॉफिट में ही रहें, और सोसाइटी का भला भी हो जाए, मतलब ये प्रॉफिट में भी रहें और भला भी हो जाए। वहाँ पे जो गैप सबसे बड़ा होगा वहीं पे इनको काम करना चाहिए। लेकिन नेगेटिव में अगर कॉस्ट चली जाए, लॉस में चले जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे इशू आना स्टार्ट हो जाता है, फिर बहुत दिन तक वो चल नहीं पाता है। The cost is relatively easily measured in accounting terms. However, the many of the benefits are intangible. अब जो हमने पेशेंट को सेवाएं दी, ये सब क्या है, ये सब intangible है। For example, the benefit of such bodies at the National Health Service and local education authorities are almost impossible to quantify. अब जो सेवाएं दी जा रही, क्या इसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर हम नहीं कर सकते हैं। Because of the problem of quantifying the non-monetary objectives of the such organization, most public bodies operate such अंडर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अक्सर ये जो NFP चलते हैं ना, कौन चलाता है? ये गवर्नमेंट चलाती है, एंड हेंस अल्टीमेटली बाय द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट कौन? जो नॉर्मली इलेक्टोरेट मतलब जो चुने हुए लोग होते हैं, ठीक। अब आती है बात वैल्यू ऑफ फॉर मनी। वही बात पहले हम स्टार्टिंग में देखा था, वैल्यू फॉर मनी क्या होता है? वैल्यू फॉर मनी होता है मतलब जितना का हमने सामान लिया, क्या उतने ही पैसे गए, या जो हमको सेवाएं उससे मिली, प्रोडक्ट से हमको फ़ायदा मिला, क्या उतना ही मिला, या उससे कम मिला, ज़्यादा मिला। वैल्यू फॉर मनी कैन बी, एंड 3 E's हम इसके बारे में बात करेंगे, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। VFM कैन बी डिफाइंड एज अचीविंग द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एट द मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर हमको कोई भी सेवाएं मिल जाएँ जो बहुत ही कम दाम में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना, वही बात यहाँ पे की गई है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास बातें यहाँ पे नहीं है। अब 3 E's के बारे में बात करते हैं। Assessing whether the organization provides value for money involves looking at all functioning aspects of the organization. तो यहाँ पे साहब ये बात की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के हम सभी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कंपनी कामों के, उन सभी को देखते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर्स हैव बीन डेवलप्ड टू परमिट इवैल्यूएशन ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली। यहाँ पे साहब कुछ मेजर्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे हम जानेंगे कि सभी जो पार्ट है वो सभी काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनपुट, मटेरियल, स्टाफ एंड कैश, ये सब छोड़ दीजिएगा, इसे नॉर्मली सस्ते हैं कि नहीं है। इंटरेक्शन ऑफ पीपल है ना, ये सब इसको मत पढ़िए, आपको मैं एक दिखाता हूँ खास क्या है यहाँ पे, वो पढ़ लेना, ये पढ़ लेना आप। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, हमको कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट क्या रहे, कम से कम रहे ऑफ इनपुट की, रिक्वायरिंग टू अचीव अ डिफाइंड लेवल ऑफ आउटपुट। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होता है कि भैया हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, ये बात हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी। रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट है ना, हमारा जो आउटपुट का और इनपुट का रेशो है वो आसपास सेम रहे। अचीविंग अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू द रिसोर्सेज पुट इन, जो हमने बहुत कम सामान लगाओ, अधिक से अधिक सामान पाओ, दैट इज़ द एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए। और प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में अधिक से अधिक सेवाएं मिल सकें, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिवनेस मैंने पहले भी कहा था, व्हेन आउटपुट आर अचीव दैट मैच द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारा जो आउटपुट है साहब वो ऐसा होना चाहिए जो हमको चाहिए था वही मिलना चाहिए ताकि हमारा काम बन सके साहब। अगर ऐसा मिला आउटपुट जो हमारा काम ही नहीं बन रहा उस आउटपुट से, तो मतलब नहीं। यूज ऑफ 3 E's एज अ परफॉर्मेंस मेजर एंड अ वे ऑफ assess VFM is a key issue for examination question that relate to NFPs and public sector organization। देख रहे हैं, कह रहे हैं एग्जाम पूछेगा, क्या लिखा है? यूज ऑफ 3 E's एज अ परफॉर्मेंस मेजर, हम लोग 3 E's के बेसिस पे ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। एंड अ वे टू असेस VFM, इसी के बेसिस पर और क्या देखते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, ये प्रोडक्ट हमारा वैल्यू फॉर मनी है कि अगर ये सब 3 E's सेटिस्फाई होगा ना, वैल्यू फॉर मनी अपने आप हो जाएगा। इज़ अ की इशू फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन दैट रिलेट टू NFP। NFP में साहब जब भी बात होगी तो वहाँ पे 3 E के बारे में पूछेंगे या फिर वो वैल्यू फॉर मनी के बारे में पूछेंगे।
known as a 3 E's. These measures are fundamental to an understanding of VFM. Normally सब ये VFM को समझने के लिए हमें 3 को समझना पड़ेगा. An organization achieving economy, efficiency and effectiveness in each part of the system is considered to be providing food. VFM समझ गए ना बात को, क्या लिखा है कि अगर वो 3E को फुलफिल कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो गुड सामान देगा वो क्या हो जाएगा, वो VFM वाला होगा, मतलब वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा, क्योंकि वो सही पे सही रेट देगा. Public sector organizations are subject to regular VFM or best value reviews and results have important impacts on future plans and funding decision. अगर साहब हमारा VFM चलता रहेगा या 3 चलता रहेगा तभी सरकार उसमें और पैसा लगाएगी और आगे लोगों को सेवाएं दे पाएगी. इकोनॉमी acquiring resources at appropriate quality quantity at the lowest cost. Note that while obtaining low price is an important consideration, it is not the only one. जब हम लो प्राइस की बात करते हैं तो हम लोग यही नहीं सोचते हैं कि सिर्फ लो प्राइस पे मिल जाए, हम लोग साथ में ये भी सोचते हैं कि भैया अच्छी क्वालिटी भी मिले. अचीविंग ट्रू इकोनॉमी विल इंक्लूड इंश्योरिंग परचेज फिट फॉर पर्पस एंड मीट एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता रहे. फॉर इंस्टेंस सेलेक्टिंग द लोवेस्ट क्वालिटी इनपुट में लीड टू क्वालिटी इश्यूज. तो हमको दोनों फुलफिल करना है, ऐसा नहीं करना है कि वैल्यू फॉर मनी ना हो पाए. फिर एफिशिएंसी के बाद हमें वेस्टेज नहीं करना, उसकी बात यहाँ पे की गई है. मैक्सिमाइजिंग द यूजफुल आउटपुट फ्रॉम अ गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका यूजफुल आउटपुट निकलना चाहिए. और मिनिमाइजिंग द इनपुट रिक्वायर्ड. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें आउटपुट जो देना है उसके लिए इनपुट कम से कम लगे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट. Such public services fall within the first definition as it try to provide as much as service as possible with strictly limited resources and few opportunities to generate future economic income resources. आइए इफेक्टिवनेस की बात करते हैं. Ensuring that output are given from any given activity is achieving the desired result. तो मैंने क्या कहा, जो भी काम हो रहा है और उससे जो हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फुलफिल होना चाहिए. आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने ये कहा कि मुझे 10 तारीख को पाव चाहिए, 10 तारीख को मुझे पाव चाहिए, मैंने किससे कहा, मान लीजिए मैंने गणेश से ये बात कही कि गणेश मुझे अब 10 तारीख को पाव बना के देना. और मैंने ये भी कहा था कि मुझे 100 पाव चाहिए. गणेश ने क्या, स्टैंडर्ड क्या है कि 10 किलो आटे में 100 पाव बनता है. गणेश ने 10 किलो आटे में 100 पाव बनाया लेकिन मैं 10 तारीख को नहीं दिया. अगर उन्होंने मुझे 10 तारीख को नहीं दे पाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, और वो मुझे दे रहे हैं 12 को, तो क्या वो इफेक्टिव है? नहीं, वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ. मेरा ऑब्जेक्टिव था, मेरे पास गेस्ट आ रहे थे बहुत सारे, मुझे काम था. तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात की गई है कि भैया इफेक्टिव तभी होगा जब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो वहाँ फुलफिल हो रहा हो, जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो साहब. फिर यहाँ बात की गई मेजरिंग द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन एफपी. सिंस द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर लिमिटेड प्राइमरली बाय फंड्स यहाँ बहुत लिमिटेड ही होते हैं अवेलेबल. की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनएफपी वुड बी रेज अ लार्ज एज सम एज पॉसिबल. उनका कोशिश यही रहता है कि भैया जहाँ जहाँ से हो सके डोनेशन मिल सके और जितना इफ़ेक्टिव तरीके से वो हो सके पैसे को खर्च करते हैं. लोग बिल्कुल भी लेविश तरीके से पैसे खर्च नहीं करते हैं. टारगेट्स में देन बी सेट फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. वो लोग साहब एक टारगेट बनाते हैं फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड. हर पीरियड के लिए अकाउंटिंग के लिए वो क्या बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे. टोटल टू बी रेज इन ग्रांट्स. कितना पैसा ग्रांट्स में मतलब दान पुण्य में लेना है. वॉलंटरी इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है. मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दिस टोटल दैट फंड्स रेजिंग एक्सपेंसिव रिप्रेजेंट्स है ना, किस चीज़ में हम लोग इसमें ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ये सब ये लोग डिसाइड करते हैं. अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स. मैक्सिमम परमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है. मीटिंग बजट्स मतलब होता है रेवेन्यू और इनकम दोनों को मैच करना, जो हमने सोचा था पहले से ही. ब्रेक इवन इन द लॉन्ग रन में हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए. इसका नाम ही है एनएफपी, नॉट फॉर द लॉन्ग रन में ब्रेकिंग इवन होना चाहिए. द एक्चुअल फिगर्स अचीव्ड कैन देन बी कंपेयर्ड विद दीज टारगेट्स एंड कंट्रोल एक्शन कैन बी टेकन इफ नेसेसरी. तो साहब अगर ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है तो फिर कंट्रोल एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार से वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट कर सकें. A subsidized college canteen service is to be evaluated by local council to assess, among other things, whether it is financially sound and offers value for money. तो साहब यहाँ पे क्या क्या देखा जाएगा, यहाँ पे पैसों की बात की जाएगी, वहाँ पे 3E की बात की जाएगी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात की जाएगी. तो हम लोग उसको अलग अलग लेवल पे मेजर करेंगे. इसका आंसर पीछे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों की किताब है ही. फिर TY2 की बात कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ डिसीजन फाइनेंसिंग. दो फाइनेंशियल मैनेजर क्या काम करता है, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, आपको याद होगा, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बात किया था अपने. तो ये
कौन सा काम नहीं करता है साहब, ये इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लेता है, डिविडेंड डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग सब लेता ही है ना। द एजेंसी प्रॉब्लम इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस अटैच टू साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या था बता चुका हूँ साहब कि हम लोग एथिकली सब कुछ काम करेंगे। तो साहब यहाँ पे कस्टमर की बात की, क्या लिखा है, द एजेंसी प्रॉब्लम इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस अटैच टू साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एजेंसी प्रॉब्लम की अगर बात की जाए साहब, यहाँ पे एजेंट कौन है साहब, यहाँ पे एजेंट कौन होता है, यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं साहब, है ना। इन दिस काइंड एजेंट्स कौन होते हैं। T/4 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दैट कंपनी माइट चूज टू परस्यू। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कंपनी चूज कर सकती है। गुड वेस्टेज एंड सैलरी जैसा बात, डीलिंग ऑनेस्टली एंड फेयरली, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ गियरिंग टू बिलो द गियरिंग मतलब होता है डेप्थ का प्रोपोर्शन, ध्यान दीजिए। प्रोपोर्शन, गियरिंग मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ इन द टोटल शेयर कैपिटल, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ मतलब डिवेंचर्स इन द टोटल शेयर कैपिटल। तो ये कैसा क्या है, ये एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। कंपनी सोचती है ना कि मेरा बहुत ज़्यादा कर्ज ना हो मेरे ऊपर, है ना, वही बात यहाँ पे की गई है। तो डी इसका आंसर है। वो कोशिश करते रिस्ट्रिक्ट करे कि भैया हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा कर्ज का ना पड़ा रहे, मतलब कर्ज के पैसे कम से कम रहें। 5 में क्या बात की गई है, इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग परफॉर्मेंस इन NF नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट। कौन सी डेफिनेशन सही है इसमें से। वैल्यू फॉर मनी मीन्स प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन अ वे, कौन सी गलत है डेफिनेशन, इनकरेक्ट। वैल्यू फॉर मनी मीन्स प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन अ वे विच इज इकोनॉमिकली, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो वैल्यू फॉर मनी वही होता है जहाँ पे 3 फॉलो हो रहा हो। इकोनॉमी मीन्स डूइंग थिंग्स चीपली नॉट स्पेंडिंग टू वन, सही बात है। समथिंग दैट कैन, जो हम 1 रूम ले सकते हैं तो 2 रूम क्यों खरीदेंगे। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स क्विकली, एफिशिएंसी मतलब ये नहीं होता है, ये इफेक्टिवली होता है। मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज स्पेंट ऑन अ गिवन एक्टिविटी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग क्विकली, नहीं ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ ये सी इसका आंसर हो जाएगा। इफेक्टिवनेस मीन डूइंग थिंग राइट, डूइंग द राइट थिंग्स, स्पेंडिंग फंड्स सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी गलत है साहब यहाँ पे, ठीक। 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम। मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम में क्या प्रॉब्लम आती है साहब। मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम में बाय रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिव स्कीम क्रिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन कंटिन्यूस, सही बात है, अच्छी बात है। स्कीम बेस्ड ऑन शेयर्स कैन मोटिवेट for rewarding, by rewarding performance and effective scheme creates an focus on continuous improvement. Okay, scheme based on shares can motivate employees, managers to act in the long term interest of the company, ठीक है, ये भी बात सही है। self interest performance may be encouraged at the expense of team work, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है साहब। तो लोग अपने लिए भला करने की कोशिश करेंगे साहब, टीम वर्क के बारे में यहाँ बात वो लोग नहीं करेंगे साहब, है ना। इफेक्टिव स्कीम अट्रैक्ट द कीप द एम्प्लॉय वैल्यूएबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये बात वैल्यूएबल तो रहते हैं सर। दिस वॉज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आवर साइड एंड वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 2 इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून, वी विल अपलोड दैट लेक्चर, थैंक यू सो मच, बाय।